हेलो एवरीवन, वेलकम टू राउंड टेबल स्टडी। तो देखो बच्चे, स्टार्ट करते हैं क्लास 11th की फिजिक्स और हम इसमें बात करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस के बारे में। ठीक है, तो ये बेसिकली होने वाला है वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा, है ना। इसके बेसिस पर हम लोग ये 3 एप्लीकेशन देखेंगे और इन 3 एप्लीकेशन के बेस पे हम लोग इसके क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। तो अगर ये आपको वीडियो बड़ा लगता है तो आप इसको पार्ट वाइज पार्ट देखो, एक पार्ट देखो, फिर दूसरा पार्ट देखो, फिर तीसरा पार्ट देखो, इस तरीके से आप देख सकते हो, है ना। चलो जल्दी से हमें फिनिश करना है, इसलिए हम इनको सारी की सारी चीज़ों को हम एक ही बार में जो है अपलोड करना चाहते हैं, एक ही साथ हम इनको फिनिश करना चाहते हैं। चलो देखो समझते हैं। तो बेसिकली अभी तक हमने क्या पढ़ा, इसके पहले आपको क्या नॉलेज होनी चाहिए कि आपको इसके पहले देखो आपके जो भी डायमेंशनल जो फॉर्मूला होता है, जितने भी हमारे यूनिट्स हैं, वो आपका चाहे जो बड़ा सा बड़ा यूनिट है, वो छोटा सा छोटा जो आपका जो फिजिकल क्वांटिटी हो, तो उन सारे के आपको क्या है फॉर्मूले, डायमेंशनल फॉर्मूले याद होने चाहिए। ओके, अब क्या है, कैसे हैं हम इन तीनों के अंडर में, आइए समझते हैं। ओके, स्टार्ट किया जाए। चलो, तो आप सबसे पहले हेडिंग लगा लो एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, और फर्स्ट हेडिंग आप लगाओ कि फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अदर। अब ये क्या चीज़ है, समझते हैं इस चीज़ को। ये क्या बोल रहे हैं सर, वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अदर, देखो क्या चीज़ है ये। देखो बच्चे समझो, हम ये जो बात बोल रहे हैं ना कि कन्वर्जन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अदर, तो इसका क्या मतलब। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो मैंने कहा कि मेरे पास अगर 1 मीटर है ना, मेरी बात समझ है, बहुत ही बेसिक सी बात है। हम कह रहे हैं कि अगर मेरे पास अगर 1 मीटर है तो हम इस 1 मीटर को कन्वर्ट करना चाहते हैं सेंटीमीटर में, तो क्या लिखोगे, अब सी बात है, 1 मीटर इज इक्वल टू आप 100 सेंटीमीटर लिखोगे। तो अब इसी तरीके से अब हमारी जो मान लो बड़ी बड़ी जो फिजिकल क्वांटिटीज हो गई, तो भाई सिंपल हमारा ये बेसिक क्वांटिटी हो गया, जैसे लेंथ का हो गया। अब मान लो अगर हम कह रहे हैं फोर्स है, तो फोर्स की आप जानते हो कि आपकी जो फोर्स की जो एसआई यूनिट होती है वो आपकी होती है न्यूटन में, बट हम चाहते हैं कि हम फोर्स को कन्वर्ट करना चाहते हैं किसमें, डाइन में। समझ रहे हो, डाइन मतलब हमारी एक सीजीएस, आपने पढ़ा होगा क्लास 9 में या क्लास 10 में, डाइन, है ना, जो कि फोर्स की ही यूनिट होती है। जो वो कैसी होती है, वो सीजीएस में होती है। मैंने आपको बताया था एमकेएस, सीजीएस, सब सारी चीज़ें आपको क्लियर हैं। ओके, तो अब हम ये करने वाले हैं, समझ रहे हो, मतलब कि किसी एक सिस्टम ऑफ यूनिट से किसी दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में हम लोग क्या करने वाले हैं, जाने वाले हैं। तो इसका हम लोग जो है हम लोग यूज़ करने वाले हैं अपने डायमेंशनल एनालिसिस का हम लोग यूज़ करने वाले हैं। तो कैसे करेंगे, देखो बहुत ही बेसिक सी बातें हैं, कुछ बातें आपको देखो ध्यान रखनी है। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने मान लो कहा कि आपके पास कोई एक फिजिकल क्वांटिटी, ध्यान से मेरी बात को समझते चलना, एग्जांपल के थ्रू भी समझते चलना। मैंने मान लो आपसे कहा कि आपके पास एक फिजिकल क्वांटिटी थी 1 मीटर, समझ लो, है ना, लेंथ की एक फिजिकल क्वांटिटी ही थी 1 मीटर, और इसे आप कन्वर्ट करना चाहते थे अनदर यूनिट में, जो है आप इसे कन्वर्ट करना चाहते थे। आप, ये आपकी फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट थी, और ये आपकी बात समझो, ये आपकी फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट है, ये आपकी सेकेंड सिस्टम ऑफ यूनिट है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि इस फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट को हम रिप्रेजेंट कर देते हैं U1 से। ये बात मेरी समझ में आई आपको। U1 हमारा क्या बताता है, U1 हमारा बताता है फर्स्ट सिस्टम, ठीक है, जिसमें आपका क्वेश्चन गिवन है, या मे बी आपका ये सेकंड सिस्टम भी होता है, हो सकता है, मे बी डिपेंड कर सकते हैं क्वेश्चन पर। तो फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट है हमारी, जस्ट लाइक 1 मीटर, ठीक है। और हमारी जो U2 है, U2 नहीं, U2, ठीक है, U2 जो है वो हमारी है सेकेंड सिस्टम ऑफ यूनिट, सिस्टम ऑफ यूनिट, सॉरी यहाँ पर सेकेंड लिख लेना, सेकेंड सिस्टम ऑफ यूनिट। ठीक है, हमें U1 से जाना है U2 में। अभी समझ लो कि आपके पास ये 100 मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, ये नहीं है, ठीक है, मेरी बात समझो। अच्छा, अब मेरे को ये बताओ कि अगर ये फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट है तो इसकी एक न्यूमेरिकल वैल्यू भी होगी सर, बिल्कुल होगी। तो उस न्यूमेरिकल वैल्यू को फर्स्ट सिस्टम ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू को हम लोग मान लेते हैं N1। बात समझ गया, N1 हमारी क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू किसकी, न्यूमेरिकल वैल्यू किसकी, फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट की, ठीक है, फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट की। सिमिलरली N2, अब रुक जाओ, N2 आपको फाइंड आउट करना है कि नहीं, बोलो। हम ये पूछ रहे हैं ना आपसे कि 1 मीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी सेंटीमीटर, तो N2 आपको फाइंड आउट करना है। N2 आपको नहीं पता है, यही तो हमें मेन, हमारा यही तो क्वेश्चन है। अच्छा, अब हम एक फॉर्मूला जानते थे सर, हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि Q इज इक्वल टू क्या होता है, N1U1 इज इक्वल टू N2U2। बताओ कि क्या ये बात मैंने आपको बताई थी, बिल्कुल बताई थी। Q इज इक्वल टू, यानी कि फिजिकल क्वांटिटी जो N1U1 इज इक्वल टू वो N2U2 के क्या होता है, इक्वल होता है। अब यहाँ से आपको निकालना है, देखो आपको यहाँ से N2 की वैल्यू निकालनी है। तो अगर आप यहाँ से अगर आप N2 को अगर छोड़ दो यहीं पर थोड़ी देर के लिए, तो N2 इज इक्वल टू देखो कितना हो जाएगा, N2 को आपने छोड़ दिया यहीं पर, तो देखो कितना हो जाएगा, N1U1 अपॉन U2, बोलो यही तो होगा। अब मेरी बात समझना, मेरी बात समझ लो थोड़ी देर के लिए, ये आपका आया। अब यहाँ से देखो कितने आसानी तरीके से आप देखो निकाल सकते हो। मान लो आपने कहा सर ये आपकी जो फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट है, बात को समझे मेरे, ये जो फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट है तो इसकी डायमेंशन होगी, इसकी डायमेंशन होगी। तो मान लेते हैं कि फर्स्ट सिस्टम ऑफ, जैसे मान लो कि अब ये मीटर और सेंटीमीटर को थोड़ी देर के लिए भूल करके कोई बड़ी यूनिट मान लो, है ना, कोई बड़ी फिजिकल क्वांटिटी मान लो, जिसमें लेंथ भी होगा, जिसमें मास भी होगा, जिसमें टाइम भी होगा, ये सब सारी चीज़ें हम मान लेते हैं। तो मान लेते हैं कि इसका लेंथ होगा, अभी मीटर और सेंटीमीटर की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। मान लो कि हमें सपोज करो कि हमें जाना है 1 न्यूटन टू, हमें डाइन में जाना है, ठीक है, कि हाउ मेनी डाइन,
ओके, तो हमने कहा भाई ये हमारी फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट है, ये हमारी सेकेंड सिस्टम ऑफ यूनिट है। अब फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट में लेंथ भी होगा, मास भी होगा, टाइम भी होगा। सेकेंड सिस्टम ऑफ यूनिट में भी क्या होगा, लेंथ होगा, मास होगा, टाइम ही तो होगा, ये तो होगा ही होगा। तो फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट को हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं L1, M1 और T1 से, है ना। और सेकेंड सिस्टम ऑफ यूनिट को हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं L2, T2 सॉरी L2 सॉरी M2 और T2 से, ठीक है। पहले हम ऐसे बेसिकली हम पहले M को रखते हैं। बात मेरी समझो, मैंने कहा कि ये जो न्यूटन है, मेरे को इतना बता दो कि न्यूटन जो हमारा होगा वो हमारे बेसिक फंडामेंटल हमारे डायमेंशनल फॉर्मूले से तो मिल करके बना होगा, जिसमें M होगा, मास होगा, जिसमें लेंथ होगा, जिसमें टाइम होगा। ये हमारा जो डाइन बना होगा वो हमारे बेसिकली ऑब्वियस बात है ये CGS में होगा, लेकिन ये भी तो हमारे किसी ना किसी डायमेंशनल फॉर्मूले से ही मिल करके बना होगा। तो फर्स्ट सिस्टम वाले में 1 1 1 लगा दो, सेकेंड सिस्टम वाले में 2 2 2 लगा दो। क्लियर हुई बात। तो यहाँ पर इस चीज़ को थोड़ा सा आप मेंशन कर लो, क्या कि हम यहाँ पर थोड़ा सा ये लेट करके आपको बता देते हैं कि M1 जो है, L1 जो है एंड T1 जो है वो हमारी क्या, ये हमारी क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये हमारी है फॉर फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट के लिए, फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। सिमिलरली हमारे पास जो M2 होगा कॉमा L2 होगा एंड T2 की अगर हम बात करें तो ये हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं फॉर सेकेंड सिस्टम ऑफ यूनिट के लिए। इतनी बात आपको समझ में आई? अच्छा जी, अब देखो तो यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, अच्छा अब मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, देखो अब ऐसा तो है नहीं कि हमेशा पावर 1 1 1। अब मान लो जैसे एक छोटी सी मेरी बात समझो, क्या आपको फोर्स का, क्या आपको जो आपका जो फोर्स होता है, क्या आपको उसका डायमेंशन फॉर्मूला पता है? बिल्कुल पता है। क्या लिखते हो आप? MLT-2 लिखते हो ना। मेरी बात समझ लो थोड़ी देर के लिए, MLT-2 लिखते हो। या फिर अगर आप जब वेलोसिटी का जब आप फॉर्मूला जब लिखते हो, डायमेंशन फॉर्मूला लिखते हो, तो क्या लिखते हो? LT-1 लिखते हो। तो आप ये देख रहे हो ना कि यहाँ पर जो t की जो पावर है वो अभी -2 हो गई, यहाँ पर t की पावर -1 हो गई। तो ऐसे ही अब थोड़ी देर के लिए इस चीज़ को भूल जाओ। ऐसे ही अब मेरी बात समझो, ऐसे ही क्या हो सकता है कि हमने ये जो भाई देखो हम एक स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं, तो क्या पता इसकी पावर समथिंग हो, है ना, इन दोनों की पावर समथिंग कुछ हो, इन दोनों की पावर समथिंग कुछ हो, इन दोनों की पावर समथिंग कुछ हो, कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4 -1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है, हमें क्या पता। तो हम मान लेते हैं सर कि हमारी ये जो इनकी जो डायमेंशन हमारे जो फॉर्मूले हैं, ठीक है, इनकी पावर A पर, B पर और T1 के पावर या T के पावर C पर डिपेंड कर रही है। ये दोनों को ही मिला करके होगा, ठीक है। तो हम ये कह लें कि इफ़ देखो हम ये क्या देते हैं कि इफ़ डायमेंशनल फॉर्मूला ऐसा होगा ना, सोचो ना, पावर क्या कोई ज़रूरी है कि हर एक डायमेंशनल फॉर्मूला में M1 का पावर हमेशा सेम रहेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, मे भी अलग हो सकता है। L का जो है वो अलग होगा, T का जो है वो अलग होगा, ठीक है। तो हम ये मान करके चल रहे हैं कि इफ़ डायमेंशनल formula of quantity Q depend on m raised to the power A, L raised to the power B and T raised to the power C। ऐसा हो सकता है भाई। अब आपको A की, B की, C की आपको वैल्यू जो है वो आप निकाल सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आपने कहा फोर्स की बात आप अगर करोगे, एक एग्जांपल समझो, आप करोगे ना फोर्स की बात करोगे, तो आप क्या करोगे, आप करोगे MLT-2 करोगे। तो देखो यहाँ पर M की पावर कितना है, 1 है, यहाँ पर L की पावर कितना है, 1 है, यहाँ पर T की पावर कितना है, -2 है। तो आप यहाँ पे कंपेरिजन कर दोगे कि A की वैल्यू हो जाएगी 1, B की वैल्यू हो जाएगी 1 और C की वैल्यू हो जाएगी बच्चे -2। ये बात क्लियर हुई आपको? यही चीज़ हम आपको समझाना चाहते थे, ठीक है। अब थोड़ा सा बहुत बात समझ में आई। तो चलो रख देते हैं हमें यहाँ से N2 ही तो निकालना है, यहाँ से हमें N2 निकालना है, तो रख देते हैं N2 = देखो कितना हो जाएगा। सो N2 = देखो कितना हो जाएगा, N1 मान लो आपको पता रहेगा, ये जैसे आपने कहा ना 1 न्यूटन, तो 1 आपका क्या है, N1 है, तो N1 की जगह हम मतलब N1 की जगह हम N1 ही छोड़ देते हैं। अब देखो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं U1, तो U1 की देखो वैल्यू आप क्या रखोगे, U1 की वैल्यू देखो आप क्या रखोगे, U1 आपकी क्या रिप्रेजेंट कर रही है, मतलब U1 दैट मीन्स फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट। तो फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट में आपने क्या माना है, M1 L1 T1। तो आप क्या मानोगे, आप ये बताओगे ना कि M1 के पावर A, L1 के पावर B एंड T1 के पावर C। ये हो गई हमारी U1 की बात हो गई। अब बात करते हैं अपॉन में U2 की, तो U2 के लिए देखो क्या रखेंगे भाई, U2 है, सेकेंड सिस्टम ऑफ यूनिट है, तो सेकेंड सिस्टम ऑफ यूनिट भी को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, M2 L2 T2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और उसकी भी पावर क्या, तो M2 के पावर A, L2 के पावर B और T2 के पावर C। इसी को हम क्या ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, देखो N2 = देखो क्या हो जाएगा, N1 को एज इट इज रहने दो, और देखो ये जो है देखो M1 और M2 दोनों, ये दोनों भाई M1 अलग है, M2 अलग है,
M1 M2 का मतलब ये अलग अलग क्वांटिटी हो सकती है, मे बी हमारी ये मीटर में हो सकती है और मे बी हमारी ये सेंटीमीटर में हो सकती है। ये क्लियर हुई बात कि सर M1 M2 कैसे कर दिए। भाई देखो, आप हो एसआई में, तो एसआई में आप लेंथ क्या लोगे, मीटर में लोगे। जब आप सीजीएस में जाओगे, आप जब किस में जाओगे, सीजीएस में जाओगे, तो आप उसकी जो लेंथ है वो किस में लोगे, आप वो सेंटीमीटर में लोगे। तो ऑब्वियस सी बात है बच्चे कि इसकी वैल्यू अलग होगी, इसकी वैल्यू अलग होगी ना, तो इसकी यूनिट को हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं मान लो L1 से, समझ गए, और इसकी हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। भाई दोनों को हम सेम नहीं मान सकते ना कि इसको भी L1 मान लें, इसको भी L1 मान लें, भाई गड़बड़ हो जाएगा ना, क्योंकि ये इसकी अलग वैल्यू होगी। ये 1 मीटर है, ये 100 सेंटीमीटर, ऑब्वियस सी बात है। तो इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं, ठीक है, सिंपल, बस इतना बात समझो कि फर्स्ट यूनिट को 111 से, सेकेंड यूनिट को 222 से, ठीक। अब देखो, तो देखो ये दोनों अलग अलग है, बट पावर दोनों की क्या है, पावर दोनों की सेम है। तो क्या ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, M1 अपॉन M2 के पावर A, बोलो इन दोनों को मिलाकर कैसे नहीं लिख सकते क्या, फिर इंटू L1 अपॉन L2 के पावर B, फिर इंटू T1 अपॉन T2 के पावर C। ये हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है। सो फाइनली ये हमारा क्या आ जाएगा, यही हमारा हो जाएगा फॉर्मूला किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक मतलब सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए। डोंट वरी, टेंशन नहीं लो, अभी हम आपको इसको न्यूमेरिकल्स के थ्रू देखो समझा करके बताते हैं, ठीक है। बट इतनी चीज़ें पहले जो है आप अच्छे से एक बार समझ लो और देख लो कहाँ गड़बड़ आ रहा है और सर वहाँ पर क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, ये चीज़ थोड़ी सी आप समझ लो। समझ लिया, ये हम बस आपको एग्जाम्पल के थ्रू बता दिए, है ना, सिंपल सी बात है। फिर से मेरी बात समझ लो, इन शॉर्ट आपको क्या करना है कि आपको 1 न्यूटन से मान लो कि इज इक्वल टू आपको जाना है डाइन में, ठीक है। तो ये जो 1 न्यूटन है ये हमारी फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट हो गई, ये हमारी एसआई सिस्टम होगी, और ये जो हमारी जो डाइन का जो हमारा जो वैल्यू आने वाला है ये हमारी सीजीएस सिस्टम होगी। ऑब्वियस सी बात है। तो बताओ, सीजीएस सिस्टम में आप सेंटीमीटर लेते हो, एसआई सिस्टम में आप मीटर लेते हो। तो मीटर जब हम ले रहे हैं ना, तो उसी मीटर को हम लोग L1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और जब डाइन में जा रहे हैं ना, तो उसी सेंटीमीटर को हम लोग L2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, दोनों की पावर हमारी क्या होगी, मान लो A पर, B पर और C पर डिपेंड कर रही है। M1 की पावर A पर, L2 की पावर B पर, T1 और T2 की पावर C पर डिपेंड करी। तो इस तरीके से हम ये मान लेते हैं। अब आते हैं अपने न्यूमेरिकल्स पर, क्वेश्चन पर, बहुत ईजी है, ध्यान से मेरी बात समझना। तो पहला क्वेश्चन हम जो है, पहला क्वेश्चन आपके लिए ये रहा, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। तो पहला क्वेश्चन आपका ये है बच्चे, आपको कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट 1 जूल ओके इनटू अर्ग। अब कई बच्चे तो कहेंगे सर ये अर्ग क्या है। देखो, जूल आपको पता है ना, जूल क्या है, जूल आपकी एक जो है आपकी वो एनर्जी की जो है क्वांटिटी है, मतलब ये आपकी यूनिट है, ये आपको जो है एनर्जी रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब ये हमारी एसआई सिस्टम है, ये हमारी कौन सी सिस्टम है, एसआई। अब हमें इस 1 जूल को हमें कन्वर्ट करना है अर्ग में। तो अर्ग में याद रखना कि हमारी ये सीजीएस सिस्टम है। कौन सी सिस्टम है बच्चे, सीजीएस सिस्टम है। तो हमें जाना है जूल से अर्ग में। किस में जाना है भाई, जूल से अर्ग में जाना है, ठीक है। तो आपको इतनी बात समझ में आ गई कि हमारा ये जो, सबसे पहले आपको पता क्या करना है, सबसे पहले आपको पता ये करना है सर कि ये जो हमारा जूल है ये हमारे कौन से फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो बताओ, जूल हमारी कौन सी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है, एनर्जी को। देखो क्लियर हुई बात, जूल कौन से सिस्टम ऑफ क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है, एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। तो सबसे पहले ऐसा करते हैं ना कि हम एनर्जी का यहाँ पर फॉर्मूला जो है एक बार अच्छे तरीके से लिख लेते हैं। एज वी नो सर, एनर्जी जो हमारी होती है वो कितनी होती है, एनर्जी का जो डायमेंशन होता है वो देखो कितना होता है, वो होता है, कितने बच्चों को याद है, ml² T-2। बोलो ये याद है क्या, एनर्जी का डायमेंशन यही तो होता है ml² T-2। याद आ गई बात, चलो। अच्छा, अब देखो यहाँ से कंपैरिजन करो आप। तो कंपैरिजन जब अगर आप करोगे तो देखो ए की वैल्यू देखो कितनी है, याद करो ए की वैल्यू, आगे बात में ए की वैल्यू देखो कितनी है, M1, M के पावर A, L के पावर B और T के पावर C। तो देखो ए की वैल्यू कितनी है 1, B की वैल्यू कितनी है 2, C की वैल्यू कितनी है -2। बताओ क्या ये गलत, हमने वही तो माना था। अब एक तरफ हम इधर लिख लेते हैं जूल जो कि हमारी SI यूनिट है, और एक तरफ हम लोग इधर लिख लेते हैं अर्ग जो कि हमारी CGS सिस्टम है, ठीक है। अच्छा, जूल की हम बात कर रहे हैं। तो जूल में देखो हमारा क्या क्या आ रहा है, M आ रहा है, L आ रहा है, T आ रहा है। तो मान लेते हैं कि ये हमारा M1। तो M1 भाई, अगर हम बात करते हैं, अगर SI यूनिट की बात करते हैं, यानी कि मास की जो आप SI यूनिट, बेसिकली मास आप कैसे लेते हो, kg में लेते हो। दैट मीन्स M1 = 1 kg। अगर हम इसे चाहें तो 1 kg को हम लोग लिख सकते हैं 100 ग्राम भी लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। सिमिलरली L1 की बात कर लेते हैं। L1 = देखो हमारा क्या है, L1 = है कहाँ गया 1 भाई। L1 हमारा जो SI सिस्टम है, L हमारा क्या होता है, मीटर में होता है, तो 1 मीटर, समझ गया। या फिर इसी को हम लोग लिख सकते हैं 100 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। सिमिलरली बात कर लेते हैं T1 होगा, T2 नहीं होगा, T1 = देखो कितना हो जाएगा 1 सेकेंड।
1 सेकेंड को सेकेंड ही में रहने दो। अब इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। अब हम बात कर लेते हैं अपने अर्ग में। अर्ग में भी हमारा क्या होगा, मास होगा, लेंथ होगा, टाइम होगा। तो हमारी जो मास होगी दैट मीन्स हमारी जो m2 होगी, अब वो किस में होगी, ग्राम में होगी। तो हम क्या लेंगे, 1 ग्राम लेंगे। बोलो ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। L2 के लिए देखो क्या ले सकते हैं, 1 सेंटीमीटर ले सकते हैं। और T2 के लिए देखो क्या ले सकते हैं, T2 के लिए हम ले सकते हैं भाई, T2 भी हमारे किस में रहेगा, सेकेंड में ही रहेगा। अब साफ साफ देखो ये हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू है, बात समझ गए, ये हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू है ना। तो ये हमारी है न्यूमेरिकल वैल्यू, दैट मीन्स हमें n1 पता है, कितना 1, और हमें साफ साफ n2 हमसे पूछ रहा है कि n2 की वैल्यू बच्चे क्या होगी, ये बता दो। आगे बात समझ में, ये बात क्लियर हुई। चलो देखो, तो क्या करना है, कुछ नहीं, फॉर्मूला अप्लाई करो सर। एज वी नो सिंस n2 इज इक्वल टू क्या होता है, याद करो, याद करो, वो हमने जो आपको बताया था u1 अपॉन u2, यही तो होता है। चलो रख दें हम इसमें। तो देखो n1 की जगह देखो कितना रख दें, 1 रख देते हैं, इंटू u1 का देखो मतलब हम लोग क्या रख दें, हम ऐसे रख सकते हैं क्या, m1 अपॉन m2 के पावर a, बात समझना, l1 अपॉन, यहाँ देखो क्या है, यहाँ से देखो, यहाँ से देखो, यहाँ से देखो, L1 अपॉन L2 के पावर B एंड T1 अपॉन T2 के पावर C। बोलो ये बात समझ में आई। अब यहाँ से आपने कंपैरिजन किया था, A की वैल्यू देखो कितनी है, 1 है, B की वैल्यू कितनी है, 2 है, C की वैल्यू कितनी है, -2। ये हम वही फॉर्मूला अभी अप्लाई किए जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था। चलो तो यहाँ से फॉर्मूले में मतलब A B C की वैल्यू रख दो, तो 1 का कोई मतलब ही नहीं है। अब देखो m1 अपॉन m2 के पावर देखो कितना हो जाएगा, a की वैल्यू देखो कितनी है, 1 का कोई मतलब नहीं है, इंटू L1 अपॉन L2 देखो इसकी पावर देखो कितनी है, b, तो b की वैल्यू देखो कितनी बचे, 2 है। आगे बात समझ में, T1 अपॉन T2, तो T1 की देखो T1 अपॉन T2, तो इसके पावर कितना है, c की वैल्यू देखो कितनी है, -2, दैट मीन्स T1 अपॉन T2 के पावर -2, यही तो होगा। अब जो है ना हमें इसे सॉल्व करना है। n2 इज इक्वल टू देखो कितना हो जाएगा, m1 है, ये बताओ m1 की जगह देखो हम क्या सकते हैं, 1 kg, बात समझ रहे हो, m1 की जगह क्या सकते हैं, 1 kg। अच्छा ये बताओ, क्या इसी 1 kg की जगह, थोड़ी सी मेरी बात समझो, हम एक स्टेप डायरेक्टली कर रहे हैं, क्या इसी 1 kg की जगह क्या हम 100 ग्राम रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। तो देखो क्या हो जाएगा, हम इस m1 की जगह रख दे रहे हैं 1000 ग्राम, सॉरी ये 1000 होगा, चलो है ना, अगर गड़बड़ कर दिए हुए तो देख लेना, 1000 ग्राम अपॉन ये m2 देखो कितना है, m2 देखो कितना है, 1 ग्राम है, तो m2 की जगह 1 ग्राम ही छोड़ देते हैं। अभी देखो ये ग्राम से ग्राम कट जाएगा। आप बात समझो, L1 अपॉन L2, तो L1 की जगह देखो हम या तो 1 मीटर रखें या तो 100 सेंटीमीटर रखें, एक ही बात है, तो हम 100 सेंटीमीटर रख दे रहे हैं, अपॉन इस L2 की जगह हम 1 सेंटीमीटर ही रखेंगे, ताकि हमारा ये 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कैंसिल आउट हो जाए। अच्छा इसकी पावर देखो कितना है, 2, तो इसकी पावर हमें कितना लगा देना है, 2 लगा देना है। फिर देखो T1, तो T1 भी हमारा 1 ही सेकेंड है, और T2 भी हमारा 1 ही सेकेंड है, कोई दिक्कत ही नहीं है, -2। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, हमारा ग्राम से ये ग्राम कैंसिल आउट हो गया, ये सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल आउट हो गया, सेकेंड से सेकेंड। अब देखो 1 के पावर -1, तो ये बताओ 1 के पावर -1 हो, 1 के पावर -100 हो, क्या फ़र्क पड़ता है, हमेशा इसकी वैल्यू 1 ही आएगी ना, तो इसकी वैल्यू 1 आएगी, इससे कोई मतलब नहीं। अब देखो ये कितना आपके पास हो गया, ये आपके पास हो गया 1000 इंटू, ये देखो 100 के पावर 2 है, बात समझो, यानी कि 100 कितनी बार, 100 2 बार, दैट मीन्स 100 इंटू 100, ये बात समझो। इस चीज़ को हमने कैसे लिख दिया, 100 के पावर 2 है ना, ये 2 तो बचा हुआ है ना, तो 100 इंटू 100 दैट मीन्स कितना, देखो कितना जीरो आ गया, 1 2 3 4 5 6 7, ओके, दैट मीन्स 10 रेज़ टू दी पावर 7, और क्या, अर्ग, क्या आ जाएगा बच्चे, अर्ग। आप अर्ग में आ गया ना, कन्वर्ट कर लिए ना, समझ गए, अर्ग हमारी छोटी क्वांटिटी है एज कंपेरिजन टू जूल। देखो कहाँ 1 जूल, कहाँ 10 टू द पावर 7 अर्ग, भाई समझ रहे हो ना, तो ये हमारी कन्वर्ट हो गई किसमें, अर्ग में। तो ऐसे करते हैं, एक क्वेश्चन हम आपको दें करने के लिए, करोगे, लगाओगे। चलो हम आपको, आप मेरे को कन्वर्ट करके दिखाओ, अपनी कॉपी में दिखाना नहीं, आपको खुद से करना है। आप कन्वर्ट करो न्यूटन टू डाइन, हाँ आ गया हमारा क्वेश्चन, नहीं क्वेश्चन नंबर 2 की हम बात कर लेते हैं। कन्वर्ट 1 न्यूटन टू डाइन, ठीक है, आपको 1 न्यूटन से किसमें जाना है, डाइन में जाना है। तो देखो कर लिया, वीडियो को पॉज करो और जल्दी से ट्राई करो, कर लिया ट्राई, कर लिया ट्राई, ओके। देखो कैसे करना है बता रहे हैं। तो सबसे पहले आपका काम होगा कि इस न्यूटन को पहचानना, नहीं वो न्यूटन तो चले गए हैं, न्यूटन को पहचानने का मतलब है कि आपको इसकी फिजिकल क्वांटिटी आइडेंटिफाई करने की। भाई न्यूटन जो है वो किसकी फिजिकल क्वांटिटी होती है, वैसी बात है फोर्स की, तो आप जानते हो फोर्स का आपको डायमेंशन फॉर्मूला याद होना चाहिए, कितना होता है, mLT-2, बोलो यही तो होता है। कंपैरिजन कर दो, वेयर देखो a की वैल्यू देखो कितनी है, यहाँ देखो 1, b की वैल्यू देखो कितनी है, यहाँ देखो 1,
और c की वैल्यू देखो कितनी है -2। बोलो यही तो है। चलो अब एक तरफ हम लोग क्या लिख लेते हैं, एक तरफ हम लोग लिख लेते हैं न्यूटन। दैट मीन्स न्यूटन हमारी कैसी यूनिट है, SI है। और एक तरफ हम लोग लिख लेते हैं डाइन। डाइन हमारी कैसी यूनिट है, CGS है ना, CGS यूनिट है। अच्छा तो न्यूटन, अच्छा तो न्यूटन में हमारा मास है, लेंथ है, टाइम है, तो डाइन में भी हमारा मास, लेंथ और टाइम होगा। तो इस हम हमारी फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट है, इसको हम मान लेते हैं 1, इसको हम मान लेते हैं सेकेंड, है ना। तो अब देखो MO1, आगे बात समझ में, M1 देखो हम कितना ले लें भाई, SI में है, SI मतलब हमारा ये हम kg में लेंगे, तो कितना लेंगे, हम लेंगे 1 kg, और इसी 1 kg को हम लोग लिख देंगे 1000 ग्राम। बोलो सही बात है। सिमिलरली अब इसमें अगर हम बात करें डाइन में, तो डाइन में हमारा जो मास होगा वो किस में होगा, यानी कि M2 हमारा ये किस में होगा, ये हमारा होगा ग्राम में, तो दैट मीन्स 1 ग्राम। L2 की देखो अगर बात करें तो L2 इजिकल टू देखो कितना हो जाएगा, SI सिस्टम की बात करेंगे तो हमारा ये होगा मीटर में, दैट मीन्स 1 मीटर, यहाँ ये हमारा होगा 100 सेंटीमीटर। सिमिलरली अगर हम बात करें अपने ये CGS सिस्टम की बात करें, तो CGS में देखो हमारा जो लेंथ है वो किस में होगा, वो सेंटीमीटर में होगा, तो दैट मीन्स L2 इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, है ना। सिमिलरली T1, तो T1 तो हमारा सेकेंड में ही होगा 1 सेकेंड, और T2 भी हमारा किस में होगा, सेकेंड में ही होगा। और साफ साफ यहाँ पे देखो 1 न्यूटन दे दिया है, 1 न्यूटन दैट मीन्स हमारा ये N1 न्यूमेरिकल वैल्यू है ना, 1 दे दी, और यहाँ से मैं N2 सेकेंड वाले यूनिट की न्यूमेरिकल वैल्यू हाउ मेनी डाइन हमसे पूछ रहा है। क्लियर हुई इतनी बात। क्या करोगे आप, फॉर्मूला अप्लाई करोगे, एज वी नो, सर हम जानते हैं, क्या जानते हैं सर, देखो एज वी नो N2 इज इक्वल टू N1 और U1 अपॉन U2, बताओ यही तो जानते हैं। चलो N1 की वैल्यू रख दो 1, अब देखो U1 की जगह देखो हम लोग कितना रखेंगे, M1 अपॉन M2 के पावर A की वैल्यू देखो कितनी है 1, डायरेक्टली कर दें इनटू L1 अपॉन L2 के पावर B की वैल्यू देखो कितनी है 1, T1 अपॉन T2 के पावर C का मतलब यहाँ पे हम डायरेक्टली वैल्यू रख दे रहे हैं -2। बोलो इतनी बात समझ में आई, बिल्कुल आनी चाहिए। अब देखो N2 इज इक्वल टू देखो यहाँ से कितना हो जाएगा, तो N1 हम 1 का कोई मतलब नहीं, अब देखो M1 को फिर से कन्वर्ट कर लो, तो M1 देखो कितना है 1 kg या 1000 ग्राम, है ना, तो हम 1000 ग्राम रख दे रहे हैं, ठीक है, अपॉन 1 ग्राम, इसके पावर में कुछ नहीं, तो 1 का कोई मतलब नहीं है। L1 देखो हम कितना रख दे रहे हैं 1 मीटर, या इसी 1 मीटर की जगह हम रख सकते हैं 100 सेंटीमीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर, और इसकी पावर देखो हमारी कितनी हो जाएगी 1, तो 1 का कोई मतलब नहीं है। T1 अपॉन T2 दैट मीन्स 1 सेकेंड अपॉन, ये भी हमारा 1 सेकेंड में ही हुआ, क्योंकि CGS में दोनों ही क्या होते हैं, सेकेंड में ही तो होते हैं। अच्छा इसके पावर -2 है, तो -2 का भी भाई 1 ही आएगा, तो 1 के पावर -2 चाहे 1 के पावर -100 चाहे 1 के पावर 1000 आएगा आंसर 1। तो N2 इक्वल देखो फाइनली कितना हो जाएगा, ये ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट हो गया, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल आउट हो गया, ये सेकंड से सेकंड कैंसिल हो गया, 1 के पावर -2, याद रखना 1 के पावर -2 हो, 1 के पावर -1000 हो, आंसर उसका हमेशा 1 आएगा, ठीक है। तो ये तो खत्म, ये तो 1 हो गया। अब देखो 1 2 3 4 5 यानी कि 10 रेज़ टू दी पावर 5 क्या डाइन। तो N2 इक्वल टू कितना आगे बचे आपका 10 रेज़ टू दी पावर 5 डाइन। क्लियर हुई यहाँ से बात, कैसे हो पा रहे हैं ये सारे के सारे क्वेश्चन, आपको समझ में आ रहा है ना, ठीक है। तो ये फंडा है, मतलब यहाँ पे आप साफ साफ लिख देना 1 × 10 इक्वल टू 10⁵ डाइन। क्लियर है बात। एक और क्वेश्चन दिया जाए, चलो अब एक और करके आप मेरे को बता दो, तो हम आपको समझ जाएंगे कि हाँ आपको बेसिक से जो क्वेश्चन है आप ये कर लोगे। दे दिया जाए, चलो देखो नोट डाउन करो। देखो बच्चे ये बात करते हैं वाले क्वेश्चन की, कह रहा है कि द यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट दैट मीन्स जी देखो दे दिया है ना, तो हम यहाँ पर पहले जो है गिवन कर लेते हैं कि गिवन हमारे पास जी है, याद करो जी है ना, वो क्लास 9th वाला जी, अभी तो अपने 11th में आपने जी तो पढ़ा नहीं है, कोई बात नहीं 9th वाला याद करो। तो क्या दे रखा है, ये दे रखा है जी इज इक्वल टू 6.6 × 10 रेज़ टू दी पावर 11, और इसकी ये यूनिट दे रखी है न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी के पावर -2। डरो नहीं बता रहे हैं, ठीक है। ये कह रहा है कि ये SI में, ऑब्वियसली बात है, सही बात है, ये SI में ही है। फाइंड इट्स वैल्यू इन CGS, यानी कि ये जो N1 दे रखा है ना, ठीक है, आपको N2 निकालना है, दैट मीन्स आपको CGS में जाना है। तो सबसे पहले आपको ये पता चल गया कि अच्छा हमारा ये जी है, तो क्या आपको जी का डायमेंशन पता है? आपने कहा सर नहीं पता, कोई बात नहीं, देखो हम निकाल सकते हैं। आपने एक फॉर्म, मैंने आपको पिछले वीडियो में हिंट भी दिया था कि आप उसको निकाल जरूर से लेना। तो मैंने आपको हिंट दिया था, क्या दिया था, मैंने आपसे कहा था कि F इज इक्वल टू देखो हमारा जो होता है, F इज इक्वल टू देखो क्या होता है, जी M1 M2 अपॉन R²। बोलो यही तो होता है। तो यहाँ से ऐसा कर देते हैं ना, इस G को हम यहीं पर छोड़ देते हैं और इस R1 को भेज देते हैं F की तरफ, तो F इंटू R² अपॉन M1 इंटू, बोलो ये बात सही है। अच्छा तो G का देखो डायमेंशन क्या हो जाएगा F, तो F का डायमेंशन देखो क्या होता है MLT-2 होता है इंटू R² जस्ट लाइक लेंथ, तो L² हो जाएगा अपॉन M1 दैट मीन्स मास
m2 दैट मीन्स मास, समझ रहे हो। तो देखो ये m स्क्वायर हो जाएगा, ये m स्क्वायर जब जाएगा ऊपर तो ये हो जाएगा m-1, नहीं समझे। m स्क्वायर ये दोनों मिलकर के क्या हो गए, m स्क्वायर हो गए, और ये m रेज टू दी पावर 1 है। तो भाई जब ये पावर जब ऊपर जाएगा m स्क्वायर तो -2 हो जाएगा ना, तो -2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, -1 बचेगा। तो देखो g इज इक्वल टू कितना बच गया, फाइनली आपके पास आ गया m-1। अब देखो यहाँ l स्क्वायर है, यहाँ l है, तो कितना हो जाएगा l³। यहाँ t-2 है तो कितना हो जाएगा t-2। तो कितना आ गया आपके पास, जो g का जो डायमेंशन फॉर्मूला आ गया वो आ गया m-1 l³ और t-2। ये अब आपको याद रख लेना है, ठीक है, नहीं तो आप ऐसे निकाल सकते हो। आगे बात समझ में। तो चलो हम यहाँ पर जो है ना साफ साफ हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं कि g इज इक्वल टू हमारे पास जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है वो होता है m-1 l3 और t-3, सॉरी t-2 होगा, सॉरी t-2, ठीक है, t-2। ओके, इसको हम लोग मिटा देते हैं क्योंकि इस यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे, है ना। समझ गया ना ये कैसे निकाल रहे हैं। तो इसको चाहो तो आप नोट डाउन भी साइड में कर सकते हो, अपने कॉपी के कोने वाली जगह पे कर सकते हो, ठीक है। बहुत से जी समझते चलो, प्रैक्टिस करते चलो, बिना प्रैक्टिस की चीज़ें आप नहीं कर पाओगे। चलो अब यहाँ पर हमें क्या लिखना था, यहाँ पर लगे हाथ हम कंपैरिजन भी कर लेते हैं। तो देखो n1 a की वैल्यू देखो कितनी है, a की वैल्यू है -1 है, a की वैल्यू है -1, b की वैल्यू बताओ देखो कितनी है 3 है, c की वैल्यू देखो कितनी है -2 है। एक तरफ हम लोग लिख लेते हैं SI सिस्टम, ठीक है, और एक तरफ हम लोग लिख लेते हैं CGS, है ना। अब देखो SI में देखो हम मास को हम लोग क्या मान लेते हैं, m1 यानी कि 1 kg यानी कि 1000 ग्राम, यही तो होगा। SI में हम लोग लेंथ को ले लेते हैं L1 यानी कि 1 मीटर यानी कि 100 सेंटीमीटर, और T1 दैट मीन्स 1 सेकेंड, इसमें भी हमारा 1 ही सेकेंड होगा। CGS में हम जो है मास को ले लेते हैं m2, तो m2 इज इक्वल टू 1 ग्राम, और L2 इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, और T2 इज इक्वल टू हो जाएगा 1 सेकेंड। बोलो यही तो होगा। अब देखो, अब बात को समझना। अब देखो यहाँ से हमने इतनी वैल्यू रखी, अब थोड़ा सा कैलकुलेशन वाली प्रॉब्लम आ गई कई सारे बच्चों को। अगर उनका कैलकुलेशन स्ट्रांग है तो डोंट वरी, आप कर ले जाओगे। चलो देखो उसके लिए हम हैं यहाँ पर, है ना। देखो तो मैंने कहा सर मेरे को यहाँ से n1 पता है, n1 देखो कितना पता है, यही तो आपका n1 है, समझ गए। ये आपका n1 है ना, कितना है 6.6 इंटू 10⁻11, और n2 आपको यहाँ से साफ साफ फाइंड आउट करना है। सो हम ये जानते हैं सर n2 इज इक्वल टू n1 इंटू u1 अपॉन u2, यही तो आप करोगे। चलो फॉर्मूले पर रख देते हैं। तो n1 की देखो वैल्यू हम कितनी रखेंगे, n1 की हम वैल्यू रखेंगे 6.6 इंटू 10⁻11। बोलो ये बात, सॉरी -11 माइनस लिखे ना यहाँ पर, 1 मिनट देख लेना, माइनस में होगा भाई। आहा क्या गजब का मिस्टेक है सर, माइनस में होता है, बहुत ही स्मॉलेस्ट फोर्स होता है ना, क्या गलती कर रहे हैं, ठीक है, माइनस में रहेगा, ध्यान रखना। ठीक याद रखना, सर ने आगे गलत बताया था, स्टार्टिंग में माइनस में होगा। बहुत ये बहुत ही लीस्ट फोर्स है, हमें ऐसा फील नहीं होता, बट है हर जगह, हमारे और आपके बीच भी लग रहा होगा। आप अपने घर पर बैठे हो, अपने घर पर बैठे हैं तो लग रहा होगा, बट हमें फील नहीं हो पा रहा है क्योंकि बहुत छोटी वैल्यू है। ओके, तो 6.6 इंटू 10⁻11 ये हमारी n1 की वैल्यू हो गई। और u1 देखो, तो u1 की जगह देखो हम क्या रख देंगे, हम ये रख सकते हैं क्या, m1 अपॉन m2 के पावर a की वैल्यू देखो कितनी है -1, बात समझो, इंटू L1 अपॉन L2 के पावर b का मतलब देखो कितना है 3, इंटू T1 अपॉन T2 के पावर, ये तो कैंसिल आउट हो गया, इसका तो कोई मतलब ही नहीं, -2। अब देखो अब यहाँ से प्रॉब्लम आएगी सॉल्यूशन वाले में, है ना। देखो कितना आराम से हम इसको सॉल्व करेंगे, मेरी बात को समझना। 6.6 इंटू 10⁻11 रहने देते हैं। अब देखो m1 की वैल्यू हम रख देते हैं 1000 ग्राम अपॉन 1 ग्राम, इंटू L1 की वैल्यू रख देते हैं 100 सेंटीमीटर अपॉन, सेंटीमीटर में ही रहने देते हैं L2 को। T1 हमारा हो जाएगा 1 सेकेंड, और ये भी हमारा हो जाएगा 1 सेकेंड, कोई दिक्कत नहीं, ये तो 1 ही हो गया। चलो ये हो गया 6.6 इंटू 10⁻11। अब देखो ये ग्राम से ग्राम कैंसिल, और इसके पावर देखो कितना है -1, है ना, ध्यान से समझो, अगर पावर हम छोड़ दिए, इसकी पावर कितना है 3। तो देखो यानी कि 1000 के पावर -1, दैट मीन्स 1000 का मतलब क्या, बात समझो, 1000 का मतलब क्या, 10⁻3, और 10⁻3 की पावर -1, समझ में आ गई बात। ये सेंटीमीटर से सेंटीमीटर देखो कैंसिल आउट। अब देखो ये क्या है 100 का मतलब क्या होता है 10⁻2, और 10⁻2 के पावर होल 3।
अब देखो ये तो हमारा 1 ही हो जाएगा, तो इंटू 1 ही कर लो। इसको सॉल्व कर लो थोड़ा सा, कितना हो जाएगा 6.6 इंटू 10⁻⁻11, ये हो जाएगा 10⁻⁻3 और ये हो जाएगा 10⁻6। बोलो ये सही बात है ना भाई, ये 3 टू 6 ही तो हो जाएगा। इसको आप सॉल्व कर लो, 11 और -3 आपका हो जाएगा माइनस का 14, और माइनस के 14 में से आप 6 को सब्ट्रैक्ट कर दो, मतलब तो कितना आ जाएगा माइनस का 8 6 14 है ना, यानी कि 14, यानी कि 6.6 इंटू 10⁻8 माइनस का 8। क्या 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 यूनिट बता सकते हो आप? यूनिट बता सकते हो, बिल्कुल बता सकते हो। देखो कैसे, यहाँ से देखो, यहाँ से देखो आपने क्वेश्चन, आप चलो आप क्वेश्चन को देखो, ठीक है, क्वेश्चन को आप देखना। क्वेश्चन में आपने जो 6.6 इंटू 10⁻11 के आगे देखो आपने क्या लिखा है, न्यूटन लिखा है, तो न्यूटन की जगह कितना हो जाएगा डाइन, क्योंकि सीजीएस में आ गया ना डाइन। अब फिर क्या है मीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर देखो क्या है केजी, तो केजी की जगह क्या आ जाएगा ग्राम के पावर -2। ये आपकी हो जाएगी वैल्यू। आ गई बात समझ में? तो ये हमारी हो जाएगी बच्चे N2 सीजीएस सिस्टम में। कितना मज़ेदार है, समझ में आया आपको? कमेंट करके बताओगे यस सर या नो सर, समझ में नहीं है, पता नहीं सर आपने क्या क्या कर दिया, कमेंट करके आप मेरे को बताओगे। ठीक है, ओके। देखो बच्चे लोग, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। ये आपके पास 3 क्वेश्चन है। एक्सप्रेस द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग क्वांटिटीज इन देयर एसआई यूनिट। ओके, यानी कि अब आपको एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना है। ये ऑलरेडी सीजीएस में है, ठीक है। पावर ऑफ इलेक्ट्रिक लैम्प, तो आपको पावर का डायमेंशनल फॉर्मूला याद होना चाहिए, है ना। ये आपकी सीजीएस में, अब आपको सीजीएस से जाना है एसआई में। क्लियर हो गई बात? जस्ट अपोजिट अब करना है, ठीक है। ये आपका होमवर्क है। सरफेस टेंशन, मैंने आपको सरफेस टेंशन का डायमेंशन निकालना बताया था और मैंने याद भी कराया था, MT-2 होता है। स्टीफन कांस्टेंट, ये थोड़ा नया है ना, तो स्टीफन कांस्टेंट का फॉर्मूला आपको डायमेंशन याद रखना है। स्टीफन कांस्टेंट का देखो डायमेंशन जो होता है वो होता है m, और इसमें l हमारा नहीं होता, तो l⁻0 लेते हैं, t⁻³ लेते हैं, k⁻4 लेते हैं, ठीक है। ये आपके स्टीफन कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है। ये ध्यान रखने वाली बात है, समझ रहे हो? सब सारी चीज़ें ना हम लोग पढ़ेंगे फर्दर आने वाले चैप्टर में। हम आपको कई बार बताए हैं कि ये सारी की सारी चीज़ों का हम लोग डिस्कशन करेंगे अपने आने वाले चैप्टर में। इन सारी चीज़ों का हम लोग क्या करने वाले हैं, डिस्कशन करने वाले हैं। ओके, तो इतनी बात आपको समझ में आई, ये कर लोगे, ठीक है। ये देखो इसके सारे के सारे आंसर, अभी आपको आंसर नहीं देखना, पहले आप सॉल्व करो और अपना आंसर मैच करो। चलो, इतनी बात आपको समझ में आई, ठीक है। नाउ हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट वाले टॉपिक पर। क्या है नेक्स्ट वाला टॉपिक? क्या है नेक्स्ट वाला टॉपिक? ओके, देखो हमारा जो नेक्स्ट कन्वर्जन है, देखो बच्चे नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। नेक्स्ट हमने कहा कि कन्वर्जन ही बेसिकली हमने बात करें चेकिंग द डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशन, यही तो था हमारा नेक्स्ट, है ना। जो हमारा डायमेंशन एनालिसिस का हम लोग जो यूज़ कर रहे हैं वो अपने किसी भी इक्वेशन को चेक करने के लिए यूज़ कर रहे हैं कि क्या हमारा वो इक्वेशन सही है या हमारा वो इक्वेशन गलत है। हमारा वो जो फिजिकल क्वांटिटी का जो फॉर्मूला है, क्या वो फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला सही है या वो फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला गलत है। मेरी बात समझो। तो इस चीज़ को समझने के लिए हमें एक वर्ड समझना पड़ेगा बच्चे, है ना। वो वर्ड है प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी। क्या है भाई? प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी, होमोजीनिटी। ओके, अब ये क्या बोला है सर प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी? अगर आपको प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी अगर आप नहीं समझोगे तो बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न क्रिएट होगा। मेरी बात समझो। प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी ये बताता है कि अगर कोई भी 2 डायमेंशनल अगर आपस में अगर ऐड हैं और सब्ट्रैक्टेड हैं, तो इसका मतलब है कि वो जो डायमेंशनल जो हमारी क्वांटिटी जो आपस में ऐड है या जो सब्ट्रैक्टेड है, वो उनकी डायमेंशन आपस में सेम होंगी, तभी वो आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट किए जाएंगे। मतलब इसका क्या मतलब हुआ? फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या कहा आपसे, मैंने ये कहा, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैंने कहा कि अगर कोई भी अगर 2 फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, अगर आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट किए गए हैं, तो वो ऐड और सब्ट्रैक्ट तभी किए गए होंगे जब उनकी जो डायमेंशनल जो उनके जो फॉर्मूले हैं, है ना, जो उनका जो डायमेंशन है वो अगर सेम होगा, तभी वो आपस में क्या किए गए होंगे, ऐड और सब्ट्रैक्ट किए गए। नहीं समझ में आई बात? देखो सिंपल सी बात है। फॉर एग्जाम्पल एक बात कर लेते हैं, एक मिनट पहले इस चीज़ को देखो, हम लोग थोड़ा सा लिख ले। तो ये बेसिकली क्या प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बेसिकली क्या बताता है? ये बताता है, इसको ऐसे लिख लो, देखो ऐसे लिख लो, द फिजिकल क्वांटिटी हैविंग सेम डायमेंशनल
हैविंग सेम डायमेंशनल, हैविंग सेम डायमेंशन लिख लो, डायमेंशन मत लिखो, हैविंग सेम डायमेंशन कैन ओनली बी एडेड और सबट्रैक्टेड फ्रॉम ईच अदर। मतलब कि कहने का मतलब ये हुआ कि मान लो जैसे अगर हमारे पास अगर एक लेंथ की डायमेंशन है और अगर हमारे पास मान लो एरिया की डायमेंशन है, तो हम इनको फर्दर आपस में ऐड नहीं कर सकते, हम इनको आपस में फर्दर ऐड नहीं कर सकते। बेसिक सी बात यही है कि समझ रहे हो ना। इसको अभी हम थोड़ा सा और अभी एक्सप्लोर करते हैं चीज़ों को, अब मेरी बात समझो। या फिर अब देखो क्या बोलता है कि अगर मान लो कि अगर वो ऐड किए गए हों, बात समझो, अगर वो ऐड किए गए हों तो मे बी ऐड किए गए होंगे, तो इसका मतलब ये होगा कि उनके उनके जो डायमेंशन होंगे वो आपस में क्या होंगे, सेम होंगे। मेरी बात समझ रहे हो। जैसे मान लो कि अगर हमने कहा कि भाई हमारा ये लेंथ का डायमेंशन है, ये एरिया का डायमेंशन है, तो लेंथ को हम एरिया के डायमेंशन के साथ ऐड नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते, लेंथ को हम एरिया के डायमेंशन के साथ ऐड नहीं कर सकते। जैसे कि एग्जांपल समझो, मान लो मैंने क्या किया, देखो इसकी हम लोग एक एग्जांपल लेकर के हम लोग इसको समझते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो हमने कहा कि हम डायमेंशन, हम ये जो कंसिस्टेंसी हम वो चेक कैसे करते हैं, तो क्या करते हैं हम LHS वाले साइड को और RHS वाले साइड की हम क्या करते हैं, डायमेंशन निकालते हैं। क्या करते हैं, RHS वाले साइड की और LHS वाले साइड की हम क्या करते हैं, डायमेंशन निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, आपने ये एक क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। बोलो, ये आपने पढ़ा है ना। तो देखो ये हमारा पूरा का पूरा, देखो ये हमारा पूरा का पूरा है लेफ्ट हैंड साइड और ये हमारा पूरा का पूरा है राइट हैंड साइड। हमें ये चेक करना है कि हमारा ये जो फॉर्मूला है, इनके जो डायमेंशन होंगे वो आपस में इक्वल होंगे या नहीं। मेरी बात समझो, ठीक है। डायमेंशनली करेक्ट होंगे कि नहीं होंगे। बेसिकली न्यूमेरिकली ये इनकरेक्ट हो सकते हैं, है ना। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि ये डायमेंशनली करेक्ट होंगे कि नहीं होंगे। तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम LHS की क्या करते हैं, डायमेंशन निकालते हैं। LHS, तो LHS देखो हमारे पास क्या है, LHS हमारे पास है S, ठीक है। तो S का मतलब क्या, डिस्टेंस हो गया। तो डिस्टेंस का डायमेंशन क्या होता है सर, L ही तो होता है, ये बता दो। तो LHS यानी कि जो हमारी LHS की जो डायमेंशन आई है वो केवल और केवल क्या है, L आई है। अगर समहाउ हम इस RHS की भी डायमेंशन को क्या कर दें, अगर हम L दिखा दें, RHS की डायमेंशन को हम क्या कर दें, अगर L दिखा दें, तो हम कह देंगे हाँ भाई ये हमारा जो फॉर्मूला है वो डायमेंशनली क्या है, करेक्ट है। चलो तो हम बात करते हैं अब RHS में। हम बात करते हैं किसकी बच्चे, हम बात करते हैं RHS की। तो देखो RHS में हमारे पास अब ये सारे के सारे टर्म हैं, RHS में ये सारे के सारे टर्म है ना। तो हम बारी बारी से पहले हम इस वाले टर्म की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, UT की, है ना। तो U का मतलब आप लोग क्या समझते हो, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का देखो डायमेंशन क्या होता है, LT-1। बोलो, ये तो होता है LT-1। अच्छा, T का मतलब क्या होता है, टाइम। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो T-1 से T के पावर 1 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो देखो क्या बचा, L बचा, यानी कि इसकी वैल्यू देखो कितनी आई, L आई। अब हम इसकी बात कर लेते हैं। अब यहाँ पर 1/2 है, तो 1/2 का कोई डायमेंशन तो होगा नहीं। चलो तो 1/2 ऐसे लिख लो, 1/2 और AT स्क्वायर। अच्छा, A का मतलब आपको पता है ना, A का मतलब यहाँ पर होता है एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का डायमेंशन आपको पता है LT-2, क्योंकि 1/2 का कोई डायमेंशन तो होगा नहीं, इसलिए हम इसको नहीं लिखे। अब देखो T स्क्वायर है, तो T स्क्वायर का क्या हो जाएगा, T के पावर 2 हो जाएगा। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो T के पावर -2 T के पावर 2, दैट मीन्स इसका भी देखो कितना आया, L आया। अब मेरी बात समझो, अब आप कहोगे कि सर इस L को आपस में ऐड कर दिया जाए। कहोगे ना कि सर ये दोनों आपस में सर ऐड ही तो हैं। तो देखो अब इसके लिए फिर से आप इसमें आओ, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में आओ। ये साफ साफ पहले ही कह चुका है कि द फिजिकल क्वांटिटी हैव सेम डायमेंशन कैन ओनली बी एडेड और सबट्रैक्टेड। तो ये जो फिजिकल, ये अलग फिजिकल, इसकी ये अलग एक फिजिकल क्वांटिटी बनाएगी, ये दोनों मिलकर के एक अलग फिजिकल क्वांटिटी बनाएंगे। तो देखो ये ऐड किए गए हैं, तो ऐड किए गए और हमने इनका डायमेंशन निकाला, तो देखो इनका डायमेंशन भी क्या आ गया, सेम ही तो आ गया। तो ऐसा नहीं है कि आप इसको क्या कर दोगे, फर्दर ऐड करके बता दोगे कि सर हमारा RHS 2L आ गया और हमारा LHS तो सर L ही है, तो हमारा ये डायमेंशनली इनकरेक्ट नहीं। ये नहीं करना है, ये आपस में ऐड किए गए हैं। तो ऐड कब किए गए होंगे, जब इनके डायमेंशन आपस में सेम होंगे। और सही बात है, सेम ही है ना। तो हम यही काम करेंगे, हम LHS वाली वैल्यू निकालेंगे। और अगर हमारे RHS में LHS में मान लो अगर एक टर्म से अगर ज़्यादा वैल्यू आ गया, तो हम देखेंगे कि हर उस एक टर्म की वैल्यू हमारे इस LHS के इक्वल आ रही है कि नहीं आ रही। तो अब ऐसी बात है, देखो इस UT की वैल्यू भी क्या आ रही है, इस LHS के इक्वल आ रही है। हाफ AT स्क्वायर की वैल्यू भी की जो डायमेंशन है वो भी देखो कितना आ रहा है, L ही आ रहा है। तो हमारा ये डायमेंशनली क्या है, करेक्ट है।
आगे बात समझ में, इसको थोड़ा सा इस चीज़ से रिलेट करके देखोगे तब ये चीज़ समझ में आएगी, नहीं तो आप कहोगे सर इसको आप ऐड कर दीजिए। बिल्कुल ऐड नहीं करेंगे, क्यों ऐड करेंगे, है ना। ये ऑलरेडी बोल रखा है कि हम तभी ऐड करते हैं जब उनके डायमेंशन आपस में करेक्ट होते हैं। अगर मान लो सपोज करो कि अगर इस यूटी का मान लो एल आ गया, एक बात बोल रहे हैं, एक यूटी का क्या आ गया, एल आ गया, और इस हाफ एटी स्क्वायर का मान लो एल ना करके एल टी माइनस वन आ गया, मेरी बात समझना, एल टी माइनस वन आ गया, तब ये डायमेंशनली इनकरेक्ट होते हैं। इनकरेक्ट मतलब समझ गया, मान लो आपने कहा कि सर इसका एल आ गया लेकिन इसका क्या आ गया, इसका आ गया एल टी माइनस वन, तो देखो क्या ये डायमेंशन और क्या ये डायमेंशन दोनों सेम है, नहीं है, लेकिन फिर भी इनको ऐड कर दिया गया होगा। अगर हम एक बात करें, हम अगर एक रॉन्ग तरीका लेकर के बोल रहे हैं तब, मतलब ये अगर मान लो आता ऐसा कि इसका एल आ जाता और इसका एल टी माइनस वन आता, तो ये ऐड किए गए हैं ना, सोचो। और ये जो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या बताता है कि वो तभी ऐड किए जाएंगे जब उनके डायमेंशन आपस में सेम होंगे, तो इनके डायमेंशन तो आपस में सेम नहीं है, समझ गए। तो इस मतलब कि उस वाले केस में ये क्या हो जाता है, ये रॉन्ग हो जाता, बट अभी तो दोनों का डायमेंशन देखो क्या आया है, सेम आया, इसलिए ये सही है। तो ये बात याद रखना कि अगर हम इस टाइप के क्वेश्चन को अगर सॉल्व कर रहे हैं तो इसके लिए हमें प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को याद रखना पड़ेगा, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या बताता है कि ये दोनों जब आपस में अगर ऐड किए गए हैं तो ये तभी ऐड किए गए होंगे जब इनके डायमेंशन आपस में सेम होंगे। अगर ये सेम नहीं है तो मतलब ये फिर रॉन्गली ऐड कर दिया गया, जैसे हमने आपको बताया ना कि एरिया में लेंथ को ऐड कर दिया गया, तो गलत है वो चीज़, क्योंकि एरिया का डायमेंशन कुछ और होता है, लेंथ का डायमेंशन कुछ और होता है, तो ये चीज़ गलत है, ठीक है। जैसे मान लो चेक करने के लिए बोल दिया, समझ गया समथिंग। अभी बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं, डोंट वरी, टेंशन नहीं लो बच्चे लोग, डोंट वरी, टेंशन नहीं लो। ये बात समझ में आई, तो इस चीज़ को याद रखने के लिए आपको प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी देखो याद रखनी पड़ेगी। अगर नहीं याद है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी तो आप ये नहीं कर पाओगे। तो क्या बता दोगे आप, ये बता दोगे हेंस, हाँ ये जो हमारा इक्वेशन है, हेंस इक्वेशन आर डायमेंशनली करेक्ट। डायमेंशनली क्या बचे, करेक्ट है। आगे बस हमें, चलो आपके लिए एक दूसरा क्वेश्चन, इसका जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया, चलो देखो आपके लिए एक दूसरा क्वेश्चन। कितनी जल्दी जल्दी पेज भर जा रही है, क्या बात है। चलो देखो आपको एक ये क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन नेक्स्ट आपको करना है, F इज इक्वल टू आपके पास है mv स्क्वायर अपॉन r, ठीक है। ये बेसिकली हमारा F जो है ना, ये हमारा एक सेंट्रीपिटल फोर्स है। सेंट्रीपिटल फोर्स अभी आप लोग आने वाले फर्दर चैप्टर में पढ़ोगे, बट डोंट वरी, बस एक ये फॉर्मूला है, आपको इसके फॉर्मूले की जो है कंसिस्टेंसी चेक करनी है कि हमारा ये फॉर्मूला कंसिस्टेंट है या नहीं, मतलब ये सही है या गलत है, आपको ये बताना है, ठीक है। तो चलो भाई हम बात कर लेते हैं, हम बात करते हैं LHS की, बात करते हैं किसकी, LHS की। तो LHS देखो हमारा कितना है, F है, F का डायमेंशन आपको पता है क्या, कितने बच्चों को पता है, रेज योर हैंड। तो क्या होता है MLT-2, कितना होता है MLT-2। चलो LHS तो ये आ गया, अब बात करते हैं RHS की। अच्छा RHS में ऐसा कोई प्लस व्लस नहीं है, प्लस माइनस होता तो फिर हम अपना प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी अप्लाई करते, बट इसमें क्या प्लस माइनस है, नहीं, तो बिल्कुल नहीं। तो चलो लगा दो mv स्क्वायर अपॉन r, देखो m की वैल्यू देखो क्या हो जाएगी, m ही हो जाएगी, v स्क्वायर है, ध्यान समझो v, तो v की डायमेंशन क्या होती है, दैट मींस वेलोसिटी, वेलोसिटी यह हमारा आपका यहाँ पर वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती है, वेलोसिटी की डायमेंशन होती है lt-1, और इसके पावर देखो कितना है 2, तो 2 कर दिया, अपॉन r जस्ट लाइक रेडियस, r क्या हमारी रेडियस है, r क्या है, रेडियस है, तो रेडियस मतलब ये हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। ऐसे किसी सर्कल के अराउंड अगर हम घूम रहे हैं ना, तो हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स वहाँ पर क्या करता है, एक्ट करता है। ये सब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, डोंट वरी, टेंशन नहीं लो, बस फॉर्मूला याद रखो। आर हमारा क्या है, रेडियस है, ठीक है, रेडियस यहाँ से यहाँ तक की रेडियस है, तो रेडियस हमारी कैसे होगी, लेंथ में होगी। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, तो देखो कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा m, ये देखो ये l से l कैंसिल आउट हो जाएगा, नहीं 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 अभी ये l स्क्वायर है भाई, देखो ये हो जाएगा आपके पास m और ये हो जाएगा l स्क्वायर t-2, बोलो इस l स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर दिए, इस t-1 का मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। तो l स्क्वायर t-2 और ये l ऊपर चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा l-1, देखो l-2 l-1 कितना हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा MLT-2, यही तो होगा, यानी कि LHS भी देखो कितना आया है, MLT-2 आया है, RHS भी देखो कितना है, MLT-2 आया है। तो इसलिए हम कह सकते हैं सर ये हमारा जो फॉर्मूला है वो 110% करेक्ट है, डायमेंशनली करेक्ट है, ठीक है। तो हम ये लिख देंगे, सो गिवन इक्वेशन आर डायमेंशनली करेक्ट, ये लिख लोगे। ये बात समझ में आई। चलो एक और चेक करोगे, एक और चेक कराया जाए आपसे, चलो एक और चेक करो, जल्दी से चेक करो, बढ़िया सा क्वेश्चन दे रहे हैं आपको, अब बढ़िया सा क्वेश्चन दे रहे हैं, थोड़े हाई लेवल का दे रहे हैं ना। चलो आप मेरे को ये करके दिखाओ, ये करके दिखाओ मेरे को आप,
देखो एक बढ़िया सा क्वेश्चन आपको हम दे देते हैं, इसमें सारी चीज़ें हम आपको बता देंगे क्या क्या सारी चीज़ें हैं। तो टी इज इक्वल टू, ये ऐसे क्वेश्चन देगा, टी इज इक्वल टू के अंडर रूट, ये रो है, रो मतलब डेंसिटी, आर क्यूब मतलब रेडियस है, ठीक है, और अपॉन में एस है, एस का मतलब सरफेस टेंशन है, ध्यान रखना, एस का मतलब क्या है, सरफेस टेंशन। यहाँ पे हम सारी चीज़ें मेंशन कर दे रहे हैं, वेयर ये भी हमारा अंडर रूट में ही है, वेयर आप ये लिख लो, रो हमारी है डेंसिटी, हाँ सर ये थोड़ा लेवल वाला आया है ना आर हमारी है रेडियस, और एस हमारा है सरफेस टेंशन, और के हमारा है डायमेंशनल, के जो होना है, हाँ के हमारा ये डायमेंशन लेस कांस्टेंट होता है, क्या होता है, डायमेंशन लेस कांस्टेंट, डायमेंशन लेस कांस्टेंट, ठीक है, डायमेंशन लेस कांस्टेंट होता है, मतलब कि इसकी आपको कोई भी डायमेंशन नहीं रखनी है। और एस आपका है सरफेस, ये हम ऑलरेडी बता चुके हैं। बचा क्या, बचा क्या, बचा क्या, टी है ना, ये वाला कैपिटल टी, ये आपका जो कैपिटल टी है इसको हम लोग बोलते हैं टाइम पीरियड। चलो चेक करके बताओ मेरे को, देखिए कितने बच्चे सही कर पा रहे हो, ठीक है, करो जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, कर लिया। देखो कैसे करोगे बच्चे, बहुत ईजी है। तो हम पहले बात करते हैं अपने एलएचएस की, है ना, एलएचएस हमारे पास है सर टी, तो टी का डायमेंशन देखो क्या हो जाएगा, टी का डायमेंशन टी होगा, ऑब्वियस सी बात है इसमें कौन सी बड़ी बात है। अब बात करते हैं अपने आरएचएस की। आरएचएस में ध्यान रखना कि ये पूरा हमारा अंडर रूट में है, तो पहले क्या करते हैं ना, इस अंडर रूट को हटा लेते हैं, ठीक है। देखो अच्छा, रो है, डेंसिटी है, तो आपको पता है क्या डेंसिटी की डायमेंशन क्या होती है, डेंसिटी एक बार हम इसको पहले लिख लेते हैं, अंडर रूट रो आर क्यूब अपॉन एस ना। तो चलो के हमारा डायमेंशन लेस है, तो डायमेंशन लेस मतलब के की कोई क्वांटिटी सॉरी डायमेंशन होगा नहीं। चलो इस रो की डायमेंशन लोग लिख लेते हैं, इस रो की डायमेंशन देखो क्या होगी, ये होगी रो इज इक्वल टू क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम ना, तो m और L-3, बोलो ये सही बात है। डेंसिटी आपको अब याद होना चाहिए ना, मैंने आपसे कहा था कि आपको याद करना है, ठीक है। आर क्यूब दैट मीन्स हमारी जस्ट लाइक लेंथ है, तो इसका हो जाएगा L का क्यूब हो जाएगा अपॉन, ये देखो S है मतलब सरफेस टेंशन है, तो सरफेस टेंशन का मैंने आपको बताया था क्या होता है, mt-2 होता है, mt-2 होता है। और देखो अगर हम इसको रूट अगर हटा दें, तो इस पूरे रूट के पावर हम अगर हटा दें तो उसकी पावर क्या कर सकते हैं, 1/2 कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे समझो अगर आपके पास अगर अंडर रूट अगर x होता है, तो इस अंडर रूट x को आप क्या लिखते हो, x की पावर 1/2 ही तो लिखते हो, ये तो लिखते हो ना x की पावर 1/2, तो देखो कितना हो जाएगा x की पावर 1/2, तो ये देखो कितना हो जाएगा। अब हम इसको थोड़ा सा सॉल्व, पहले इस 1/2 को छोड़ दो रहे हैं, तो हम पहले इसको सॉल्व करते हैं, तो देखो कितना हो जाएगा, ये देखो ये आपका ये m से ये m कैंसिल आउट हो जाएगा, ये l के पावर -3 l के पावर 3, तो ये आपका l के पावर 3 और ये l के पावर -3, ये जीरो हो गया, बचा यहाँ से माइनस t के पावर -2, t के पावर -2 गया ऊपर, तो t की पावर हो गया 2, क्या हो गया बच्चे, t की पावर 2, और t के पावर 2 के पावर 1/2, बोलो ये बात समझ में आई। ये m से m कैंसिल, ये l के पावर -3 से l के पावर -3 कैंसिल, समझ गए, ये t के पावर -2 गया ऊपर, तो t के पावर 2 हो गया, उसकी पावर 1/2, तो t के पावर 2 इंटू 1/2 का मतलब क्या हो जाएगा, t। तो देख लो एलएचएस कितना आया था, t, आरएचएस भी कितना आया है, t ही आया है, दैट मीन्स हमारा ये डायमेंशनली क्या होगा, द रिलेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। आ गई बात समझ में, मज़ा आ गया, चलो मज़ा आ गया तो आप मेरे को एक और करके दिखाओ। अब आप ये खुद से करोगे, हम नहीं बताएंगे, बिल्कुल नहीं बताएंगे, एकदम नहीं बताएंगे। चलो आप ये करो, ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर n इज इक्वल टू, कभी कभी ऐसे भी दे सकता है, n इज इक्वल टू, एक मिनट हाँ, 1/2l अंडर रूट टी अपॉन एम। यहाँ पे सारी चीज़ें हम मेंशन कर दे रहे हैं, वेयर इसको लिख लो, बिना इसके लिखे आपको नहीं, ये सब सारी क्वेश्चन में मेंशन चीज़ें रहेंगी, ठीक है। एन हमारी है फ्रीक्वेंसी, क्या है, एन हमारी फ्रीक्वेंसी है, और एल हमारी क्या है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, मतलब ओवरऑल हमें लेंथ लेना है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है, और टी हमारा जो है वो टेंशन है, टी क्या है, टेंशन इन स्ट्रिंग, धागे में, मतलब धागे को हम क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं, ठीक है। ये जैसे कि हमारा वो सिंपल हार्मोनिक मोशन वाला ये हमारा आएगा चैप्टर में, डोंट वरी, टेंशन नहीं है, बस फॉर्मूला याद रखो, इसको आपको बताना है कि ये गलत है या सही है। एम आपकी क्या है, मास है, अच्छा याद रखना मास पर यूनिट लेंथ है, ध्यान से यहाँ पे बात समझो, मास पर यूनिट लेंथ, याद रखना, इसमें गड़बड़ी मत कर देना, हम आपको हिंट देते रहे हैं बच्चे, बात समझो मेरी। एम की जगह आप केवल एम नहीं रखोगे,
कह रहा ना मास पर यूनिट लेंथ का मतलब अपॉन में एल भी रहेगा, तो एम एल माइनस वन, नहीं समझे, देखो ऐसे एम और अपॉन में एल, मास पर यूनिट लेंथ, ठीक है। तो कितना हो जाएगा एम एल माइनस वन। तो एम की जगह केवल आप एम नहीं रखोगे, एम की जगह आप रखोगे एम एल माइनस वन। चलो मेरे को सॉल्व करके बताओ कि ये डायमेंशनली करेक्ट है या इनकरेक्ट है। देखिए कितने बच्चे कर पा रहे हो। कर लिया? वीडियो को पॉज करके ट्राई करो। देखो तो सबसे पहले हम बात करते हैं सर अपने LHS की। LHS हमारे पास क्या है, n है। n का मतलब क्या है, फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन, कितने बच्चों को याद है फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन? फ्रीक्वेंसी दैट मीन्स 1 टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, 1 टाइम ही पीरियड तो होता है, तो 1 टाइम पीरियड का मतलब कि 1/t। 1/t का मतलब कि t⁻⁻⁻1। चलो तो ये LHS आ गया। अगर RHS भी हमारा इतना ही आ जाए तो हमारा ये डायमेंशनली करेक्ट होगा, अगर नहीं आएगा तो हमारा ये डायमेंशनली इनकरेक्ट होगा। चलो बच्चे बात कर लेते हैं RHS की। तो RHS देखो हमारे पास कितना है, ये हमारे पास 1/2L और √T/m। कई बच्चों ने इसको सॉल्व कर लिया होगा ना, देखो हम भी सॉल्व करते हैं। अब 1/2 बात समझो, 1/2 है तो ये बताओ 1/2 की कोई डायमेंशन होगी क्या? नहीं होगी। L की डायमेंशन होगी तो L की डायमेंशन रख लेते हैं, ये होगा भाई 1 है ना, L नीचे ना, तो L ऐसे रख लिया। अच्छा फिर से देखो यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, फिर से ये रूट हटा रहे हैं। T हमारा देखो क्या है, टेंशन इन स्प्रिंग। तो टेंशन का आपको फॉर्मूला पता है, ये सरफेस टेंशन नहीं है, याद रखना, ये टेंशन है, दैट मीन्स फोर्स। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा MLT-2 अपॉन m की जगह आपको देखो क्या रखना है, ML-1 रखना है। ML-1 क्यों? क्योंकि हमारा ये मास पर यूनिट लेंथ बोल रहा है, और इसके पावर में देखो कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, क्योंकि ये रूट हट गया, रूट हटने का मतलब कि पावर 1/2। अच्छा ये 1/L को एज इट इज़ ऐसे ही रहने दो। अब देखो इसे हम लोग थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। ये देखो ये m से m कैंसिल आउट हो गया, ये l चला जाएगा ऊपर, बात समझो, इमेजिन करो ये l गया ऊपर तो l की पावर हो गया 1, और यहाँ पर भी l की पावर 1 है, तो कितना आ गया, l की पावर 2। तो ये आपके पास हो जाएगा l के पावर 2 और t के पावर -2, बोलो यही तो आएगा, और इसके पावर में 1/2, ठीक है। अच्छा 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 अच्छा, अब देखो इसको 1/L को हम ऐसे ही छोड़ दे रहे हैं, ठीक। इसको हम ओपन कर देते हैं, तो इस 1/2 का इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, समझ गया, इस 1/2 का इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, इस वाले 2 में होगा मल्टीप्लाई, बिल्कुल होगा सर। तो TL के पावर 1 आ जाएगा, इस वाले t के पावर -2 में इस 1/2 का भी मल्टीप्लाई होगा, तो -2 और इंटू 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो -1, तो LT-1 होगा। ये देखो ये L से ये वाला L क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा आपके पास, T-1, क्या बचा, T-1। LHS कितना आया, LHS देखो कितना आया था, T-1। RHS भी कितना आया, T-1, तो इसलिए हमारा ये आंसर सही है। आगे बात समझें, ऐसे क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, वो चाहे आपके होम एग्ज़ाम हो, वो चाहे आपके कम्पिटिटिव एग्जाम्स हो। चलो एक और क्वेश्चन दे, एक और क्वेश्चन दे, ये आपका होमवर्क है, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। एक और हम क्वेश्चन दे रहे हैं, ये आपका होमवर्क है ना। इसके बाद हम एक और क्वेश्चन आपको बताएंगे। तो D = आपके पास है mgL³ अपॉन 4BD³ और ये है गामा, ये क्या है, गामा बता रही सारी चीज़ें का मतलब यहाँ पर आपके बुक में क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ रहेगा, वेयर ये कह रहा है कि जो D है, D हमारा डिप्रेशन है, क्या है सर, D हमारा है डिप्रेशन, ठीक। और जो मास है m है, m का मतलब हमारा मास हो गया। एक और यहाँ पर D है, ध्यान से समझना, ठीक है ना। और ये जो हमारी D है, ठीक है। ये जो हमारा D है ना, एक और D है ना, एक मिनट, क्वेश्चन तो नहीं गलत है, नहीं नहीं सही है। D = mgL³ अपॉन 4BD³ अप इंटू गामा। तो ठीक है, ये भी आपकी L ही है, ठीक है ना, मतलब ये भी आपका डिप्रेशन मतलब जस्ट लाइक लेंथ है ना, डिप्रेशन, ठीक है। तो याद रखना ये आपका M क्या हो गया, आपका मास हो गया। और रही बात इस G की, तो G हमारा देखो क्या है, आपको पता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। और गामा देखो, गामा की अगर हम बात करें तो गामा हमारा है यंग मॉडुलस ऑफ मटेरियल, ये भी हमारे फर्दर आने वाले चैप्टर में आएंगे, तो डोंट वरी, आपको इसका केवल डायमेंशन याद रख लेना है। क्या मैंने बताया, यंग मॉडुलस ऑफ मटेरियल, ठीक है, किसी मटेरियल की यंग मॉडुलस, तो ये हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में, डोंट वरी। अच्छा इसका डायमेंशन आप याद रख लो, अगर आपने याद किया तो बड़ी अच्छी बात है, ये होता है ML-1 T-2, ये होता है गामा का डायमेंशन, ओके।
और एक और क्या बच गया आपके पास, एल मैंने बता दिया, एल आपकी देखो क्या है, लेंथ है, एल आपकी क्या है, लेंथ है, ठीक है। और क्या बचा, डी एम जी हो गया, बी, बी मैंने बताया नहीं, बी नहीं बताया, बी आपकी ब्रेड्थ है, बी क्या है, ब्रेड्थ है। और देखो क्या बच गया, हो गया बस, मेरे ख्याल से इतना ही चीज़ है। तो इस तरीके से आप कर लोगे, कर लोगे, कर लोगे, ठीक है, चेक करके आपको कर लेना है। चलो एक हम आपको और क्वेश्चन करा देते हैं, उसके बाद हमारा ये वाला टॉपिक भी हो जाएगा फिनिश। ओके देखो, बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन कर लिया, मिटा दिया जाए। चलो इसे मिटाते हैं। अच्छा, ये डायमेंशनली करेक्ट भी होगा, ध्यान रखना, ये डायमेंशनली करेक्ट है, हम आपको बस हिंट दे दिए ना, इसको मिटा रहे हैं। देखो बच्चे, इस क्वेश्चन को सबसे पहले अपनी कॉपी में आप लिख लो, बड़ा अच्छा सा प्यारा सा क्वेश्चन है ये, ठीक है। इसमें आपको सारी चीज़ें दे रखी हैं, टेंशन वाली बात नहीं है। सबसे पहले बात समझो, क्या दे रखा है, ये बोल रहा है ना कि आपके पास ये एक इक्वेशन है, p प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर वी माइनस बी, ठीक है, इज इक्वल टू आर टी। ये बेसिकली क्या है ना, ये आप अभी फर्दर आने वाले अपने थर्मोडायनेमिक्स वाले चैप्टर में पढ़ोगे, ये हमारी वंडरवॉल इक्वेशन होती है। सिंपल बात, आप इतना ध्यान रखो क्या है कैसे नहीं, बस आप इतना याद रखो कि आपका ये एक वंडरवॉल इक्वेशन है। अब इसमें क्या है, ये साफ साफ पेपर में आपके दे रखा हुआ होगा कि वेयर पी हमारा क्या है, प्रेशर है, वी हमारी क्या है, वॉल्यूम है, आर हमारा यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट है, टी हमारी टेम्परेचर है, ठीक है। तो हमें फाइंड करना है डायमेंशन ए अपॉन बी का, हमें ए अपॉन बी का क्या करना है, डायमेंशन को फाइंड आउट करना है। अब देखो सिंपल सी बात है। अच्छा, तो इसके लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी आर की डायमेंशन की, वैसे ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी, देख लो। अच्छा, तो याद रखना, मैंने आपको बताया था, मैंने आपको एक प्रिंसिपल बताया था, होमोजेनिटी प्रिंसिपल। होमोजेनिटी प्रिंसिपल क्या बताया था। अच्छा, अगर ये इक्वेशन है तो ऑब्वियस सी बात है ये करेक्ट होगा, इसके करेक्टनेस पर हमें कोई शक नहीं होना चाहिए है ना, ये हमारा करेक्ट होगा। अब देखो, अगर ये करेक्ट होगा तो मैंने आपको बताया था, मैंने नहीं, होमोजेनिटी ये जो था हमारा जो प्रिंसिपल ऑफ इक्वेशन था, वो देखो क्या बोलता था कि अगर ये दोनों आपस में ऐड किए गए हैं, मेरी बात समझो, क्या बोला था कि अगर दो फिजिकल क्वांटिटी अगर आपस में अगर ऐड की गई होंगी तो मस्ट है कि इनके डायमेंशन आपस में सेम होंगे। बोलो, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी इक्वेशन यही तो बोला था। इन दोनों को अगर आपस में अगर सब्ट्रैक्ट किया गया होगा तो इसका मतलब है कि इसके डायमेंशन और इसके डायमेंशन आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे। तो कह रहा है कि आपको फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए एंड बी। तो क्या कर लेते हैं हम, एक बार पहले ए की डायमेंशन निकाल लेते हैं, एक बार बी की डायमेंशन निकाल लेते हैं, दोनों का ए अपॉन बी कर लेते हैं। समझ में आ गई बात। तो क्या हम इसमें हम क्या करने वाले, इसमें हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी अप्लाई करने वाले हैं। आगे बात समझ में, अगर ये दोनों डायमेंशन सेम हुए होंगे तभी तो इन दोनों को ऐड किया गया होगा, ये इन दोनों के डायमेंशन सेम होंगे तभी तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया होगा। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहलाता है, क्या ये यही तो बोलता है। तो देखो, हमने कहा कि सिंस डायमेंशन ऑफ p इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ ए अपॉन वी स्क्वायर है। ये वी आपकी क्या है, वॉल्यूम है, ए आपको नहीं पता, ए तो आपको खुद ही निकालना है। तो डायमेंशन ऑफ पी का मतलब क्या, प्रेशर। तो कितने बच्चों को प्रेशर का डायमेंशन फॉर्मूला याद है। देखो, प्रेशर का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, ये आपके पास होता है एम एल माइनस वन टी माइनस टू, यही तो होता है प्रेशर का डायमेंशन फॉर्मूला। डायमेंशन ऑफ ए अपॉन वी, तो ए की जगह हम देखो हम ए ही छोड़ देते हैं, बात को समझो, ए की जगह ए छोड़ देते हैं। और डायमेंशन ऑफ वी है ना, एक मिनट, यहाँ वी स्क्वायर है, ए अपॉन वी स्क्वायर, तो वी स्क्वायर, वी मतलब वॉल्यूम, और वॉल्यूम का देखो डायमेंशन क्या होता है, तो एल क्यूब। बोलो, और एल क्यूब का क्या, होल स्क्वायर। तो आप क्या करो, आप इस ए को ही छोड़ दो, इस एल के पावर 6 को, ये देखो कितना हो जाएगा, एल रेज़ टू पावर 6 हो जाएगा, इस एल टू पावर 6 को आप इधर भेज दो तो देखो कितना हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा एम, और देखो एल माइनस वन है, एल माइनस वन, और ये इधर चला जाएगा तो एल के पावर 6, तो कितना हो जाएगा, एल के पावर 5, तो एम एल के पावर 5 और टी के पावर -2, ये ए की वैल्यू आ गई। समझ में क्या बात, ये किसकी वैल्यू आ गई बच्चे, ए की वैल्यू आ गई। सिमिलरली आप यहाँ से देखो बी की वैल्यू निकाल सकते हो, इन दोनों को लेकर के क्या कर सकते हो, बी की वैल्यू निकाल सकते हो। सिमिलरली इन दोनों में वही अप्लाई करेंगे। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहलाता है कि ये दोनों डायमेंशन, ये दोनों फिजिकल क्वांटिटी तभी ऐड की गई होंगी जब इनके डायमेंशन आपस में इक्वल रहे होंगे। तो फिर से हम अप्लाई करते हैं, हम ये कहेंगे सिंस, क्या कहेंगे, देखो हम ये कहेंगे कि सिंस वी है ना, ऐसे लिख लो, डायमेंशन ऑफ, हम ये कहेंगे सिंस डायमेंशन ऑफ v इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ b। v मतलब जस्ट लाइक क्या, वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का देखो कितना हो जाएगा, एल क्यूब, और b की जगह b ही छोड़ देते हैं, b की जगह b छोड़ देते हैं, यानी कि b की डायमेंशन देखो क्या आ गई, एल क्यूब आ गई। तो आपसे पूछा क्या, आपसे पूछा है a अपॉन b, ये तो पूछा है। तो ए की डायमेंशन देखो कितनी है, एम एल के पावर 5 टी के पावर -2 अपॉन बी की डायमेंशन देखो कितनी है, एल क्यूब। सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा देखो, एम एल के पावर 3 एल के पावर 5, यानी कि एल के पावर 2 और टी के पावर -2। बोलो, यही तो होगा। आगे बात समझ में, ये आपका प्यारा सा नन्हा सा मुन्ना सा
आंसर हो जाएगा। क्लियर है बात? तो ऐसे हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं। ओके, देखो चलो, ये आपका एक बढ़िया सा क्वेश्चन है ना, हमेशा आने वाला ये क्वेश्चन है आपके होम एग्जाम में, आप प्लस जो भी आप प्रिपरेशन अगर कर रहे हो, है ना, आप देखोगे इसे भी थोड़े से और लेवल के अधिक आते हैं, बट पहले इसकी बात समझ लो तो आप उस वाले को भी कर लोगे। देखो क्या बोल रहा है कि आपको ये फॉर्मूले को चेकआउट करना है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड को। मेरी बात समझो, यहाँ पे इन सारी चीज़ों का पहले तो आपको मतलब समझना पड़ेगा कि इन सारी चीज़ों में ओमेगा टी मतलब टाइम पीरियड है, मतलब टी सिंपल टाइम इंटरवल भी हो तो भी हम टी ही लेंगे। वी हमारी स्पीड है, तो स्पीड का आपको डायमेंशन पता है। एम्पलीट्यूड जस्ट लाइक लेंथ, ध्यान रखना, एम्पलीट्यूड इज जस्ट लाइक लेंथ। ओमेगा हमारी क्या है, एंगुलर स्पीड है, और मैंने आपको एंगुलर स्पीड का मैंने आपको फॉर्मूला, एंगुलर वेलोसिटी का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था t-1, ठीक है। और की हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट। डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट का हम जो डायमेंशन लेते हैं वो हम लेते हैं l-1, है ना। चलो अब लेकिन कुछ और बातें भी ध्यान रखनी है। जैसे आपने क्लास 10th में आपने साइन कॉस टैन फंक्शन के बारे में पढ़ा था, तो वहाँ पर जैसे मान लो कि अगर हम रखते थे साइन थीटा, तो भाई थीटा हमारा, ये साइन और थीटा एक साथ होते थे ना, ऐसा तो नहीं होता था ना कि ये साइन और थीटा का आपस में दोनों मल्टीप्लाई होता था, नहीं, ये एक साथ होते थे। तो इसी तरीके से ये पूरा का पूरा इसका है ना, ये पूरा का पूरा थीटा है, ध्यान समझना, ये पूरा का पूरा क्या है सर, थीटा है। ये पूरा का पूरा क्या है, थीटा है। ये पूरा का पूरा क्या है, थीटा है। अब मेरी बात समझो, हम फर्स्ट की बात करते हैं, ठीक है, हम जो है अपने फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो ध्यान से मेरी बात समझो, हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास देखो क्या है, y इज इक्वल टू ए साइन 2π/t ना, मेरी बात ध्यान से समझना। तो हम बात कर लेते हैं पहले एलएचएस की, सर बात कर लेते हैं एलएचएस। देखो हमारे पास क्या है, अच्छा y हमारा क्या है, y हमारी जो है, देखो बेसिकली है ना, ये आपको जो फॉर्मूले मिलेंगे आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन वाले में, आपको चैप्टर वाले में आपको फॉर्मूले मिलेंगे, ठीक है। तो y हमारी जो है, y हमारी शो करती है, ये हमारा, ये वेवलेंथ हमारा शो करता है, दैट मीन्स हम इसको l, दैट मीन्स हम इसको लेंथ से हम इसको मेजर करते हैं, ठीक है, दैट मीन्स l हमारा हो जाएगा। बात करते हैं आरचेस की। आरचेस में देखो कितना हो जाएगा, आरचेस की अगर हम बात करें तो आरचेस में वहाँ देखो हमारे पास ये पूरा का पूरा है, यानी कि a इंटू, है ना, एम्पलीट्यूड इंटू, तो एम्पलीट्यूड का भी हमारा होता है l। देखो होता क्या है, जैसे आप हम पर्टिकुलर किसी एक वेव की बात कर रहे होते हैं ना, ये इस तरीके से, ये हमारा जब आप पढ़ोगे, डोंट वरी, आएगा ये, अभी फर्दर आएगा। हम कह रहे हैं ना, जितने भी आप डायमेंशन फॉर्मूले पढ़ो सब का जो है एक एक चैप्टर में एक्सप्लेनेशन है ना, सबसे रिलेटेड एक एक टॉपिक है, जरूर है। देखो यहाँ से यहाँ तक की हमारी जो लेंथ होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं a, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक को हम लोग क्या बोलते हैं, a बोलते हैं। तो बस ऐसे समझो कि यहाँ से हम बेसिकली लेंथ को ही क्या कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ से यहाँ तक y हो जाती है फिलहाल। तुमने कहा a जस्ट लाइक हमारा क्या है, एम्पलीट्यूड है, तो एम्पलीट्यूड की हमारी जो डायमेंशन होगी, हम पहले आरएचएस में हम बात करते हैं, आरएचएस में हम बात करते हैं a की, आरएचएस में हम किसकी बात कर रहे हैं, a की, तो a तक का देखो हमारा कितना हो जाएगा, l हो जाएगा। चलो ठीक है, अब देखो, अब मेरी बात समझना ध्यान से, अब यहाँ पे ध्यान दो, हम इस वाले पोर्शन की बात करें, सारा का सारा जो राज है ना वो इसी वाले पोर्शन में छुपा हुआ है। साइन का तो कोई डायमेंशन होता नहीं है ना, तो इसका, अब देखो ये पूरा थीटा है, और मेरे को बताओ कि क्या आपने थीटा का कोई भी डायमेंशन देखा है, क्या आपने थीटा का कोई भी डायमेंशन देखा है। ये देखो ये पूरा थीटा है ना, कंपैरिजन करो ना थोड़ी देर के लिए आप, ये पूरा का पूरा क्या है, ये पूरा का पूरा थीटा है। तो ये बताओ कि अगर हम इसकी डायमेंशन निकालें, 2π/t की अगर हम डायमेंशन निकालें, तो इसकी डायमेंशन क्या आनी चाहिए, 2π, एक मिनट, 2π/t है, सॉरी मैंने गलत लिख दिया क्या, 2π/t है ना, 2π/t है, सॉरी 2π/t है, ठीक है। देखो 2π/t है, 2π/t है। अब मेरी बात समझो, अगर हम इसका अगर डायमेंशन निकालते हैं, है ना, इसका डायमेंशन निकालते हैं, तो इसका डायमेंशन आना क्या चाहिए था, 0 आना चाहिए। अगर 0 आता है, ऑब्वियस सी बात है भाई, ये पूरा थीटा है ना, नहीं समझे, साइन थीटा, थीटा का कोई डायमेंशन होता है क्या, नहीं होता है, तो सर डायमेंशन क्या आना चाहिए इसका, 0। अगर 0 आ जाता है, इसका डायमेंशन अगर 0 आ जाता है, तब हमारा ये आंसर, हमारा ये रिलेशन सही होगा। अगर 0 नहीं आता तो फिर गड़बड़ है, क्योंकि इसकी वैल्यू 0 आनी चाहिए हमेशा। आगे बात में, तो a का तो देखो आ गया l, a का आ गया l। अब बात करते हैं इसकी, तो हम इसकी बात कर लेते हैं 2π/t की, 2πt/t की बात करते हैं। तो 2π का कोई डायमेंशन तो होता नहीं है भाई, 2 हमारा एक डायमेंशन, ये हमारा डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, पाई भी हमारी एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, ये तो आपने पढ़ा था। t, तो t की डायमेंशन क्या हो जाएगी, t की डायमेंशन आपकी हो जाएगी t,
और देखो यहाँ पर भी अपॉन में क्या है, टी है, इसकी डायमेंशन देखो टी, तो क्या हो गया, कट गया। यानी कि इसका कोई भी डायमेंशन नहीं है, तो हम इसको अगर कोई डायमेंशन नहीं दैट मीन्स हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं क्या, m0 l0 t0। बोलो, डायमेंशन नहीं होने का मतलब जीरो मत कर देना, डायमेंशन नहीं होने का मतलब ऐसा है कि दैट मीन्स ये भाई अगर हम ऐसे लिख रहे हैं, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था इसकी पिछले वाले वीडियोज़ में, अगर नहीं देखा तो आप जा करके देखो, वरना ये सब चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी। मैंने आपसे कहा था कि टी अपॉन टी है, अगर ये कट जा रहा है तो इसका मतलब ये वन का मतलब क्या है, वन का मतलब क्या भाई, कट गया दैट मीन्स वन हो गया, तो वन का मतलब क्या है, m0 l0 t0, यही तो आप बताओगे। तो इसका मतलब कि हमारे ये 2πt/t है ना, ये एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, और सही बात है, होनी भी चाहिए। क्यों? क्योंकि थीटा हमारी कैसी क्वांटिटी होती है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है। तो अब हम कह सकते हैं कि ये हमारा क्या होगा, ये हमारा एक जो फॉर्मूला है वो हमारा एक करेक्ट होगा, मतलब एक करेक्ट फॉर्मूला होगा। आगे बात समझ में, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप ये बताओगे कि सिंस साइन फंक्शन शुड बी डायमेंशनलेस, कैसा होना चाहिए, डायमेंशनलेस होना चाहिए। साइन फंक्शन हमारा कैसा होना चाहिए, डायमेंशनलेस होना चाहिए। तो इसलिए ये हमारा फॉर्मूला एक्सेप्टेबल है, नहीं समझे। मान लो थोड़ी देर के लिए मान लो कि y इज इक्वल टू हमारा l मिला, और मान लो a इज इक्वल टू मतलब समथिंग, यहाँ पर a ना होकर के मान लो कुछ और होता, समथिंग कुछ और होता, तो ये पहले ही गलत हो जाता, क्योंकि ये पहले ही नहीं मिला। हाँ, मान लो अगर अगर ये और ये आपस में मिल गए, लेकिन ये हमने कहा कि अगर ये जीरो आ जाता है, अगर ये जीरो आना भी चाहिए, क्योंकि हमारा ये थीटा है, थीटा का कोई डायमेंशन ही नहीं होता है, तब तो सही है। मान लो अगर ये जीरो नहीं आता तो क्या हो जाता, ये हमारा फॉर्मूला डायमेंशनली इनकरेक्ट हो जाता। क्या हो जाता, डायमेंशनली इनकरेक्ट हो जाता। ठीक है, आगे बात समझ में। क्या आप मेरे को दूसरा वाला इसका ये वाला करके बता दोगे? क्या, देखो y इज इक्वल टू ए कॉस वी टी, क्या है, देखो y इज इक्वल टू ए कॉस वी टी, स्क्रीन शॉट आपने ले लिया होगा, है ना। तो y इज इक्वल टू ए कॉस वी टी। चलो देखें कितने बच्चे इसको करके दिखा देते हैं। चलो बात करते हैं हम सर एल एच एस की। एल एच एस देखो हमारा कितना हो जाएगा, वाई है, वाई दैट मीन्स हमारा ये एल हो जाएगा। आर एच एस की बात करते हैं, आर एच एस देखो हमारा कितना हो जाएगा, ए है, तो पहले हम ए की बात कर लें, ए का भी हमारा एल ही हो जाएगा। अब हमारा ये जो कॉस वी टी, यानी कि जो हमारा वी टी टर्म है, देखो ये जस्ट लाइक थीटा है, ये क्या जस्ट लाइक थीटा है, तो इसका कोई डायमेंशन होना चाहिए क्या, नहीं होना चाहिए। चलो निकाल करके देखते हैं, तो हम वी टी का निकालते हैं। वेलोसिटी, वेलोसिटी का क्या होता है, एल टी माइनस वन इंटू टी का क्या होता है, टी। तो देखो कितना हो जाएगा, टी माइनस वन से ये टी से कैंसिल आउट हो गया, तो कितना बचा, एल बच गया। एक मिनट, इस वी टी का क्या आ गया, एक डायमेंशन आ गया, जो कि डायमेंशन नहीं होना चाहिए था। ठीक है, आगे बात समझ में। आप ये बता दोगे कि कॉस फंक्शन शुड बी डायमेंशनलेस होना चाहिए ना भाई, थीटा है तो डायमेंशनलेस ही तो होना चाहिए, बट ये क्या है, क्या डायमेंशनलेस है, क्या नहीं है। सो दिस फॉर्मूला इज नॉट एक्सेप्टेबल, ये फॉर्मूला एक्सेप्टेबल नहीं है। आगे बात समझ में आ रहा है ना, हम क्या समझाना चाह रहे हैं आपको। तो ये इसका हमारा सिंपल सा रीज़न हो जाएगा, एक्सेप्टेबल है या नहीं है। क्लियर है, आई होप कि आप थर्ड वाला भी कर लोगे। ठीक है, थर्ड वाला कर लोगे ना, क्या है वो, डायमेंशनली एक्सेप्टेबल है। बस मैं आपको इतना हिंट दे रहा है, इसके लिए फिर आप अगर समझदार हो तो समझदारों को जो है, हम तो सुने भाई, समझदारों को इशारा ही काफ़ी होता है। ठीक है, क्लियर है बात, इतनी बात आप कर लोगे। चलो नेक्स्ट आते हैं अपने, हमने नेक्स्ट वाले टॉपिक पर आते हैं। ठीक है, जो कि हम बात करेंगे अपने कि अब हम कैसे रिलेशन कैसे इस्टेब्लिश कर सकते हैं। ठीक है, हमने अभी चेक कर लिया, अभी तक हम देखो क्या करते आए हैं कि अभी तक हमने चीज़ों को क्या किया, चेक किया। ठीक है, कि हमारा वो सही है या नहीं है। फिर हमने जो है वो देखा कि मतलब एक यूनिट से हम किसी एक फिजिकल सिस्टम ऑफ एक यूनिट से हम किसी दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, वो भी हमने कर लिया। नाउ हम बात करेंगे कि अगर रॉन्ग है तो हम उसको करेक्ट कैसे कर सकते हैं। मतलब हम यहाँ से अब एक डेरिवेशन देखने वाले हैं ना, कि डिराइविंग रिलेशन बिटवीन फिजिकल क्वांटिटी, एक फिजिकल क्वांटिटी का दूसरे फिजिकल क्वांटिटी से क्या रिलेशन है, हम लोग ये देखने वाले हैं। क्लियर है, तो आप हेडिंग लगा लो बच्चे लोग। क्या आपको हेडिंग लगानी है, रिलेशन बिटवीन फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, रिलेशन बिटवीन फिजिकल क्वांटिटी। देखो
समझते हैं इस चीज़ को, क्या चीज़ है ये रिलेशन बिटवीन फिजिकल क्वांटिटी। मतलब समझ में आ रही बात ना कि अब हमें एक फिजिकल क्वांटिटी के, जैसे आपने वो फॉर्मूला देखा था ना, आपने एक फॉर्मूला चेक किया था, याद करो F इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। तो अब हम क्या करते हैं, उस एम वी स्क्वायर अपॉन आर को हम कैसे लाते हैं, हम ये चीज़ देखते हैं। देखो तो होता क्या है, सबसे पहले आपको ये देखना होता है, क्वेश्चन में देखो साफ साफ ऐसे करके दे देगा, हम क्वेश्चन भी अभी लिखवा देंगे, जब तक आप क्वेश्चन नहीं लिखो तब तक वो आपको नहीं पता चलेगा एग्जैक्टली क्वेश्चन में बोलता क्या है कि कोई भी, जैसे मान लो हमारी एक फिजिकल क्वांटिटी, तो बोल देगा कि वो स्पीड पर डिपेंड है, वो लेंथ पर डिपेंड है, वो फोर्स पर डिपेंड है, ये इस पर डिपेंड है, वो मास पर डिपेंड है, इस तरीके से करके दे देगा। तो जितनी भी चीज़ों पर डिपेंड होगा, हम सभी के क्वांटिटी के ऊपर पावर हम समथिंग कुछ मान लेंगे कि वो पावर, मान लो मास की पावर ए पर डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी की पावर बी पर डिपेंड कर रहा है, मान लो अगर लेंथ है तो लेंथ की पावर सी पर डिपेंड कर रहा है, समझ गए, स्पीड है तो स्पीड की पावर सी पर डिपेंड कर रहा है। तो इस तरीके से हम चीज़ों को क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं। ठीक है, देखो फॉर एग्जांपल जैसे मान लो मैंने कहा, एक आपका ऐसे ये क्वेश्चन ऐसे साफ साफ ऐसे करके दिया रहेगा। ठीक है, क्या दिया रहेगा इसमें, एक मिनट, इस क्वेश्चन को ऐसे लिख लो 1 मिनट के लिए। ठीक है, देखो बच्चे लोग, साफ साफ बोल रहा है कि आपको कंसीडर करना है कोई एक पार्टिकल है, ठीक है, और उसकी मास है m, है ना। मान लो कि हमारे पास ये कोई सर्कल था, सर्कल में हमारी क्या है, कोई एक पार्टिकल थी और उसकी मास कितनी थी, m थी, बहुत ही छोटा सा पार्टिकल था, वो मास उसकी m थी। तो क्या करता, मूव कर रहा था, घूमी इस तरीके से मूव कर रहा था, ठीक है, अराउंड द सर्कल विद द स्पीड v। अब उस पार्टिकल की स्पीड कितनी है, v है, एंड रेडियस कितनी है सर्कल की, r है, समझ गए, रेडियस कितनी सर्कल की, r है। तो कह रहा है कि जब ये मूव कर रहे हैं ना, तो ये क्या कर रहा है, एक फोर्स एक्ट कर रहा है। ठीक है, ये क्या कर रहा है, एक सेंटीमीटर फोर्स लगा रहा है ना। अब ये सेंटीमीटर जो फोर्स लगा रहा है, तो कह रहा है कि इस फोर्स को फाइंड आउट करो। सिंपल सी बात है, देखो मैंने आपसे क्या कहा, मैंने आपसे यही तो कहा था कि हमारा जो भी, जैसे मैंने कहा, देखो हमारा ये जो फोर्स है, हम बात करें कि हमारा ये जो फोर्स है ना, देखो तो इस फोर्स को देखो, इस फोर्स पर देखो बेसिकली कौन कौन सी चीज़ें एक्ट हो रही हैं, मास एक्ट हो रहा है, मूविंग अराउंड सर्कल विद स्पीड v एक्ट हो रहा है, v की वजह से फोर्स लग रहा है, और देखो रेडियस r की वजह से क्या कर रहा है, मतलब जो भी हमारा फोर्स लग रहा होगा। तो हम ये लेट कर लेते हैं सर कि हमारा ये जो फोर्स है, लेट फोर्स, ठीक है, इज डिपेंड, हमारा जो फोर्स है ना, देखो वो किस पर डिपेंड है, मास पर डिपेंड है, बिल्कुल डिपेंड है सर। क्या v पर डिपेंड है, बिल्कुल डिपेंड है सर। वेलोसिटी अगर चेंज होगी तो हमारी फोर्स भी चेंज हो जाएगी। जैसे देखो एक रस्सी, देखो ये ना जस्ट लाइक वैसा है कि एक रस्सी को आप ना, एक पत्थर को क्या करो, एक रस्सी से बांध दो, है ना, और उसको एक एंड से, रस्सी के एक एंड से पकड़ के ऐसे जोर जोर से घुमाओ, देखना ना कि किसी को चोट ना लग जाए, तो पता चला उसका जो है सर फूट गया। ऐसे खूब घुमा, तो देखो क्या लगेगा, आप ऐसा लगेगा ना कि पत्थर के ऊपर क्या लग रहा है, एक फोर्स लग रहा है, समझ रहे हो। तो हमें उसी क्या करना है, हमें उसी फोर्स को फाइंड आउट करना है। तो हमने कहा कि हम ये मान लेते हैं कि हमारी जो फोर्स है, देखो अब ऐसी बात है, अब अगर आप मान लो, अगर आपके पास मान लो अगर बड़ा पत्थर होगा, अब ऐसी बात है फोर्स भी ज़्यादा होगा, समझ गए, है ना। तो ये बेसिकली डिपेंड कर रहा है ना, तो फोर्स किस पर डिपेंड कर रहा है, देखो फोर्स डिपेंड कर रहा है मास पर, फोर्स डिपेंड कर रहा है हमारे स्पीड पर, भाई ज़्यादा तेजी से घुमाओगे तो ज़्यादा फोर्स लगेगा, और फोर्स डिपेंड कर रहा है रेडियस पर। तो हम ये मान लेते हैं कि लेट फोर्स इज डिपेंड ऑन, है ना, ये बात समझ में आ गई, फोर्स इज डिपेंड ऑन मास दैट मीन्स, मास का मतलब हमारा जो है, फोर्स इज डिपेंड ऑन मास दैट मीन्स m, और रेडियस r, एंड v वेलोसिटी। कोई बात नहीं, आगे पीछे भी ले सकते हो। अच्छा, अब ऐसा तो है नहीं कि हमेशा इसका पावर 1 होगा, इसका ही पावर 1 होगा, इसका ही पावर 1 होगा, इसका ही पावर 1 होगा, मे भी कुछ भी हो सकता है। जैसे आप जब फॉर्मूला देखते हो, चलो मेरे ख्याल से आपको ये फॉर्मूला अगर याद होगा, mv स्क्वायर अपॉन r, अगर मान लो ये आया, ये कैसे आया हम बात करते हैं। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि फोर्स का पावर 1 ही होगा, सॉरी मास की पावर 1 होगा, v के पावर 1 होगा, r के पावर 1, कुछ भी हो सकता है। हमें नहीं पता कि 1 है कि 2 है, हमने यहाँ पर लिख दिया ना, हमें नहीं पता कि 1 है कि 2 है कि 3 नहीं। तो मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि हमारी जो मास की पावर है ना, हम ये डिपेंड कर लेते हैं कि मास की पावर देखो a पर डिपेंड कर रही है, बात समझो, मास की पावर a पर डिपेंड कर रही है, रेडियस की पावर b पर डिपेंड कर रही है, और वेलोसिटी की पावर c पर डिपेंड कर रही है। इसको आगे पीछे भी लिख सकते हो, कोई ऐसा टेंशन वाला बात नहीं है कि अच्छा सर हमने तो मास को बाद में लिखा है तो मास की पावर हम तो c मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, मान लो मास की पावर c, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, है ना, कोई टेंशन ही नहीं है। देखो चलो हम इसको थोड़ा सा इधर आगे पीछे कर देते हैं, यहाँ पर हम लोग इसको कोई बात नहीं, डोंट वरी, चलो ऐसे कर दियो तो ऐसे ही रहने दो। अच्छा, तो अब क्या होगा, तो देखो कह रहा है कि डिपेंड कर रहा है, तो इसका मतलब है कि जो F होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। किस पर डिपेंड कर रहा है भाई, मास के पावर A पर डिपेंड कर रहा है, R के पावर B पर डिपेंड कर रहा है, और V के पावर C पर डिपेंड कर रहा है। बोलो ये बात समझ में आई। ये पहला आपको रिलेशन करना ही करना है। मे बी ए की वैल्यू में भी माइनस में आ सकती है, मे बी 1 भी प्लस में आ सकती है, बी की वैल्यू में भी माइनस में आ सकती है, मे बी प्लस में आ सकती है, सी की वैल्यू में भी माइनस में आ सकती है, मे बी प्लस में आ सकती है, हमें नहीं पता, हमने तो यहाँ पे फॉर्मूला लिख लिया ना, हमें नहीं पता, चलो जाए दो, थोड़ी देर के लिए हम इसको भूल जाते हैं, ठीक है। अब देखो
ये ऐसे हुआ। अब क्या करना होता है, अब हमें इनके फिजिकल हमें इनके डायमेंशनल फॉर्मूले को लिखना होता है। तो क्या आप एफ का डायमेंशनल फॉर्मूला जानते हो? बिल्कुल जानते हैं सर, क्या होता है, MLT-2, यही तो होता है। ठीक है, अच्छा यहाँ से देखो एक और हम काम और कर सकते हैं कि अगर यहाँ से अगर हम एक कांस्टेंट को जब हटाते हैं तो क्या लगता है, हमारा इक्वल का निशान लग जाता है। तो F इज इक्वल टू के, एक डायमेंशन हमारा एक कांस्टेंट आ जाता है कि, तो मान लेते हैं यहाँ पर के मान लेते हैं, और m रेज टू दी पावर a, r रेज टू दी पावर b एंड v रेज टू दी पावर c। ठीक है, अब देखो डायमेंशन रख दो। ठीक है, तो f का डायमेंशन ये होता है इज इक्वल टू के, हमारी क्या है कि अभी हमारा एक डायमेंशन लेस कॉन्स्टेंट। यहाँ पे आप बता दो कि वेयर के इज डायमेंशन लेस कॉन्स्टेंट। ठीक, चलो तो के हमारा के का कोई डायमेंशन तो होगा नहीं, चलो इस m की वैल्यू रख देते हैं, तो m की वैल्यू m ही होगी। m देखो इसके पावर में कितना a है, तो क्या लगा देंगे, a लगा देंगे, इनटू r की पावर देखो कितना b, तो r की डायमेंशन क्या होगी, l होगी, l की पावर क्या लगा देंगे, v लगा देंगे। v की डायमेंशन बताओ कितनी होती है, LT-1 होती है ना, तो इसके पावर c लगा देंगे। इसको ऐसे ही रहने दो, MLT-2 इज इक्वल टू, देखो ये m है, इसको अब हम एक साथ कर लेते हैं, तो m के पावर a। अब देखो यहाँ भी l के पावर b है, यहाँ l के पावर c, ये बात समझो, l के पावर b, थोड़ा सा इधर देखो, थोड़ा सा इधर देखो, l के पावर b और l के पावर c, तो l के पावर b प्लस c कर सकते हैं क्या सर, बिल्कुल कर सकते हैं सर, b प्लस c कर सकते हैं। अब देखो t के पावर -1 इंटू c, तो t के पावर हो जाएगा -c। ये बताओ, ये बात समझ में आई? अच्छा ये बताओ कि क्या अगर देखो यहाँ भी m है, यहाँ भी m है, यहाँ भी l है, यहाँ भी l है, यहाँ भी t है, यहाँ भी t है, तो क्या अगर ऐसा है तो क्या हम इनके पावर को कंपैरिजन कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ पर देखो पावर 1 है, यहाँ पर पावर a है, यहाँ पर पावर 1 है, यहाँ पर पावर b प्लस c है, यहाँ पर पावर -2 है, यहाँ पर पावर -c। आगे बात समझ में? तो हम क्या लिखेंगे, हम ये लिखेंगे बाई कंपेयरिंग पावर ऑफ बोथ साइड कर दिया जाए, पावर की कंपैरिजन कर दी जाए, देखो तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर देखो a है, तो a की वैल्यू देखो कितनी मिल जाएगी, 1 मिल जाएगी। यहाँ देखो b प्लस c है, तो b प्लस c की देखो l के पावर b प्लस, यहाँ पर l के पावर देखो कितना है, 1 है, तो b प्लस c इज इक्वल टू 1 मिल जाएगा। यहाँ देखो माइनस c की वैल्यू, माइनस c इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -t, माइनस c इज इक्वल टू देखो कितना हो जाएगा, -2, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल, तो c इज इक्वल टू देखो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई? अब देखो यहाँ से आपको a की वैल्यू पता चल गई, c की वैल्यू पता चल गई, b और प्लस c है तो आपको ऑलरेडी c की वैल्यू पता है, तो यहाँ से आप b की वैल्यू निकाल लो। तो b प्लस 2 इज इक्वल टू 1, दैट मीन्स b इज इक्वल टू -1। तो b की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे, -1 आ गई, a की वैल्यू 1 आ गई और c की वैल्यू 2 आ गई। क्या कर देते हैं कि हम इन सारे a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू को उठा करके इस वाले इक्वेशन में पुट कर देते हैं। बात समझो? ठीक है, सो हमें ये लिख देंगे, पुट इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, पुट द वैल्यू ऑफ a, b एंड c इन इक्वेशन फर्स्ट। चलो रख देते हैं, तो f इज इक्वल टू देखो कितना हो जाएगा, k। अब देखो m, तो m की पावर देखो कितना है, a है, तो m 1 का कोई मतलब नहीं। r की पावर देखो कितना है, b है, तो r के पावर -1, और v के पावर देखो कितना है, c है, तो c का वैल्यू देखो कितना है, 2। ठीक है, तो इसको हम r के पावर -1 को हम नीचे भी ला सकते हैं क्या, बिल्कुल ला सकते हैं। तो फिजिकल देखो कितना, k को ऐसे छोड़ दे रहे हैं, mv² अपॉन बताओ r, क्या ये सही बात है? बिल्कुल सही बात है। अब क्या हुआ कि एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये पता चला कि इस k की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, तो हम लिख देंगे इफ़ k इज इक्वल टू 1 देन f इज इक्वल टू mv² अपॉन r। समझ में आ गया? तो हम लोग अपने डायमेंशनल एनालिसिस के थ्रू हम लोग एक रिलेशन भी इस्टेब्लिश कर सकते हैं, है ना। और ऐसा रिलेशन जिसमें आपको बेसिकली 3 क्वांटिटी आपको पता हो, 3 फिजिकल क्वांटिटी पता हो। 3 से ज़्यादा हो जाएगा तो फिर गड़बड़ है, गड़बड़ है, गड़बड़ है। आगे बात समझ में? एक क्वेश्चन दिया जाए, आप ट्राई करोगे क्या? ट्राई करोगे सच में? चलो देखें कितना आप ट्राई कर पाते हो। चलो 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 देखें। चलो क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन ये लिख लो। देखो बच्चे, ये आपसे क्वेश्चन बोल रहा है, कह रहा है कि द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, है ना, पेंडुलम इज गिवन टू डिपेंड, बता दे रहे हैं क्या है ये पेंडुलम का मतलब क्या होता है, ऑफ मास m ऑफ बॉब। अभी सर ये बॉब क्या, ये किसी कुत्ते का नाम है क्या? नहीं बता रहे हैं। देखो लेंथ l ऑफ थ्रेड एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। होता है क्या, जब आप 11th में जब पढ़ रहे होते हैं ना, जब आप 12th में जब जाओगे तो आपको एक एक्सपेरिमेंट करना पड़ता। क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास ऐसे कोई एक लकड़ी ऐसे रहती है टी शेप में इस तरीके से, यहाँ पे ऐसे इसे क्या किया जाता है, इसे कैसे
धागा ऐसे थ्रेड लटका दिया जाता है। तो मान लेते हैं कि इस थ्रेड की लेंथ L है, ऐसे आपको बनाना नहीं है, बस मेरी बात समझो, ठीक है। और इसके पास क्या होता है ना कि एक लोहे का, ठीक है, जैसे वो देखे हो लोहे का एक भारी सा गोला देखे हो, हाँ, तो बिल्कुल वैसा ही लोहे का एक भारी सा गोला क्या किया जाता है, यहाँ पर ऐसे लटका दिया जाता है। अब क्या किया जाता है, एक बार इस गोले को हम ऐसे पकड़ के ऐसे खींचेंगे तो ऐसे जाएगा और खींच करके ऐसे छोड़ देंगे, है ना। तो ये ऐसे ऐसे हुई 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 इस तरीके से क्या करने लगेगा, ये मोशन करने लगेगा। हरी बस में, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन, है ना। तो ये हमारा सिंपल पेंडुलम है। तो अब देखो क्या हुआ यहाँ से कि ये कह रहा है ना कि जो हमारी जो ये देखो कह रहा है कि जो सिंपल पेंडुलम इज गिवन, यानी कि कौन, देखो कौन डिपेंड कर रहा है, टाइम पीरियड डिपेंड कर रहा है ना। तो इंपॉर्टेंट है, यही बात आपको समझना है कि डिपेंडेंट कौन है, टाइम पीरियड डिपेंड है। किस पर डिपेंड कर रहा है सर, तो टाइम पीरियड जो है वो डिपेंड ऑन मास ऑफ बॉब। ये जो बॉब है ना, ये जो यहाँ पे जो बॉब जो लटका दिया गया इसकी मास m है, तो ये इसकी टाइम जो पीरियड है वो मास पर डिपेंड कर रही है। एंड लेंथ ऑफ थ्रेड, ये जो इतनी लंबी जो धागा है ये इस पर डिपेंड कर रहा है। एंड एसोलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ऑब्वियस सी बात है, जब ये ऐसे ऐसे जाएगा तो इसमें एसोलेशन भी तो क्रिएट होगा ना, बोलो बिल्कुल होगा। जब ये इधर जा रहा होगा तो धीरे धीरे इसकी एसोलेशन डिक्रीज होती जा रही होगी। फिर जब यहाँ से ऐसे जब ये भाग रहा होगा तो इसकी एसोलेशन धीरे धीरे यहाँ तक यहाँ पर आकर के मैक्सिमम हो गई होगी। फिर यहाँ से धीरे धीरे फिर क्या होगी, ऐसे ये इधर जाएगा ना। अरे धागा को ऐसे लटका के ऐसे छोड़ दो, ऐसे पकड़ लो हाथ से, उसके नीचे एक बढ़िया सा कोई भारी पत्थर लटका दो, ऐसे छोड़ दो, तो देखो क्या होगा, मूव करेगा ना। तो ये वही चीज़ है, ठीक है। तो ये चीज़ डिपेंड, यानी कि टाइम पीरियड देखो किस पर, सिंपल, आपको बस दो बातें ध्यान रखनी है कि क्या चीज़ है, कौन डिपेंड कर रहा है। तो टाइम पीरियड डिपेंड कर रहा है, किस पर डिपेंड कर रहा है, तो लेंथ पर डिपेंड कर रहा है, मास पर डिपेंड कर रहा है, एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर डिपेंड कर रहा है। आगे बात समझ में। तो फाइनली देखो हम इसको कैसे बता दें, हम इसको ये कर दें डायरेक्टली, क्या हम ये कह सकते हैं क्या कि लेट देखो भाई, जो लेट कर हम ये कर लेते हैं कि हमारी जो टाइम पीरियड है वो डिपेंड है किस पर, मतलब देखो मास की पावर m पर डिपेंड है, मास की पावर a पर डिपेंड है, लेंथ की पावर b पर डिपेंड है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी कि g के पावर c पर डिपेंड है। अब आपको क्या करना है, यहाँ से इस a b c की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो t इजिकल हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या बिल्कुल सकते हैं, t इजिकल टू k और m के पावर a, l के पावर b एंड g के पावर c। इसको मान लेते हैं बच्चे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहाँ पर आप बता दोगे कि वेयर k इज डायमेंशनलेस कांस्टेंट, है ना, डायमेंशनलेस कांस्टेंट है। तो देखो कितना हो जाएगा t, तो t का देखो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा m t है ना हमारा, एक मिनट, हमारा टाइम पीरियड है, तो m0 l0 और t1, बोलो ये कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं भाई। इसका मतलब कुछ नहीं है कि हमारा डायमेंशनलेस कांस्टेंट, तो k का कोई मतलब ही नहीं। m की पावर a हो जाएगी, सही बात है, l के पावर b हो जाएगी, सही बात है। अच्छा ग्रेविटी, ओके, तो ग्रेविटी और सॉल्यूशन का एक ही तो डायमेंशन होता है, तो क्या हो जाएगा LT-2, बोलो की पावर c। अब इसको एक साथ हम लिखते हैं, तो इसको पहले एज इट इज ऐसे ही लिख दो, m⁻0 l⁻t इज इक्वल टू, देखो m के पावर a, सही है, और कहीं m तो है नहीं, यहाँ देखो एक यहाँ l है, l के पावर b, और एक यहाँ l है, l के पावर c, बोलो है ना। तो l के पावर b प्लस c हो जाएगा क्या, बिल्कुल हो जाएगा सर। t के पावर -2c, बिल्कुल हो जाएगा। क्या कर दिया जाए, पावर का कंपैरिजन कर दिया जाए, है ना। तो देखो कितना हो जाएगा बाई कंपेयरिंग पावर, तो a इज इक्वल टू हो जाएगा 0, b प्लस c इज इक्वल टू हो जाएगा 0, और -2c इज इक्वल टू हो जाएगा 1। तो a की वैल्यू आपको देखो पता चल गई, ठीक, b प्लस c, अच्छा यहाँ से आप c की वैल्यू निकालो, तो c इज इक्वल टू देखो कितना हो जाएगा, माइनस का 1/2 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा सर, क्यों नहीं होगा। आगे बात समझ, b प्लस c, तो यहाँ से आप b की वैल्यू निकालो, तो b -1/2 इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स b इज इक्वल टू 1/2। आगे बात समझ, तो आपने a की वैल्यू निकाल ली, b की वैल्यू निकाल ली, a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू, क्या कर दी जाए, इन तीनों की वैल्यू को उठा करके हम इस वाले इक्वेशन में पुट कर दे रहे हैं। तो देखो कितना हो जाएगा, t इज इक्वल टू आपके पास हो जाएगा k। अच्छा k की वैल्यू जो बताई गई है, k की वैल्यू बताई गई 2 पाई, बाई एक्सपेरिमेंट k की वैल्यू कितनी बताई गई 2 पाई, ठीक है। तो हमने k की वैल्यू रख दी 2 पाई, ये वैल्यू याद रखनी पड़ती है आपको, 2 पाई m के पावर a, m का मतलब देखो कितना है भाई, m की जगह तो भाई हम m ही रखेंगे, पावर a है तो a का मतलब 0, तो m के पावर 0 का मतलब 1, मतलब m का यहाँ से टर्म ही खत्म हो गया। l के पावर b, तो b के पावर देखो कितना है 1/2, सही बात है। g के पावर c, तो g के पावर -1/2। अब मेरी बात समझना, देखो t इज इक्वल टू 2 पाई
m की वैल्यू हट गई, मतलब m यहाँ पर खत्म हो गया भाई, m के पावर 0, किसी की पावर 0 होता है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। अब देखो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, l के पावर 1/2 अपॉन g के पावर 1/2, बोलो ऐसे कर सकते हैं क्या। क्या इसी को हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं क्या, t इज इक्वल टू 2 और ये हो जाएगा l/g के पावर 1/2, बोलो ऐसे भी कर सकते हैं क्या सर, बिल्कुल कर सकते हैं। तो देखो फाइनली t इज इक्वल टू, देखो हमें कितना मिल जाएगा, t इज इक्वल टू हमें मिल गया 2 l/g। आ गई बात समझ में, क्लियर है ये बात, बताओ क्या, देखो कितना आसान था, आ गई बात समझ में। तो ये हमारे इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को ऐसे कर लिया, कितना आसान है बताओ, कितना इजी है, नहीं। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। आपके पास अगर बुक में मैंने देखो मोस्टली क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए हैं, आई होप कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे को कमेंट करके बताओ, ठीक है। और हमारा क्लास 12 का प्यारा सा वो चैनल है टेलीग्राम पर, आप उसको भी ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम पर जाओ और सर्च करो राउंड टेबल स्टडी क्लास 12, आ जाएगा, आप उसमें ऐड हो जाओ। लगभग उसमें 50 के आसपास मेंबर हैं, है ना, तो देख लेना 50 के आसपास अगर मेंबर हैं तो आप उस पर ऐड हो जाओ। ये डिपेंड करता है कि आप कब ये वीडियो कब देख रहे हो मे भी नंबर बढ़ भी सकते हैं, ये डिपेंड करता है, ठीक है। तो आप ज्वाइन हो जाओ राउंड टेबल स्टडी क्लास 12, ओके, ठीक है। तो पढ़ाई करते रहो, ये चीज़ सारी चीज़ें आपको समझ में आई, आपको कमेंट करके बताना है। और अगर आपको अच्छा लग रहा है ये सारा का सारा वीडियो, आपको लगता है कि नहीं ये सारी वीडियोज़ अच्छी हैं, ये मेरे दोस्त भी इनको देखना चाहिए, मेरे दोस्तों को भी देखना चाहिए, तो आप उनको भी शेयर करो, है ना। तो बहुत ही बेसिक सी बातें हम लोग कर रहे हैं, इसके बेसिस पर देखो अभी हम लोग IIT JEE वाले भी क्वेश्चन करेंगे, डोंट वरी, परेशान नहीं हो, है ना। और बाकी जो भी अदर यूनिवर्सिटीज़ एग्जाम होते हैं उनके भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो परेशान नहीं होना है, ठीक है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चे लोग, पढ़ाई करते रहो और अपना ख्याल